बाजारों में शानदार खरीदारी का माहौल और पिछले 2 दिनों की कमजोरी के बाद आज उभरते हुए बाजार और तेज दौड़ लगाते हुए दिन की ऊंचाइयों के करीब सेंसेक्स निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी नहीं है, जश्न है। बिल्कुल बचा हुआ है 1.5 घंटा और आज है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी। देखते हैं किस तरह का रहेगा एक्शन। आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, बाजार ने तो कमाल कर दिया। जो सुबह अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव मूव आई, अब तो वहां से और आप मजबूत हो रहे हैं। जबरदस्त खरीदारी आ रही है। इस पर आपसे राय लेनी है और क्या कुछ चल रहा है ये जानना है। पहले तो बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या है? बड़ी बात यही है दीप की दुनिया भर के तमाम कमजोरी के संकेतों को नजरअंदाज करके 2 दिनों की गिरावट के बाद निफ्टी बदले की भावना से तेजी से दौड़ लगाकर दिन की ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। 21,650 के ऊपर और 48,100 के ऊपर आपको नजर आएगा बैंक निफ्टी भी। 2.5% की मजबूती आपको दिखेगी सेंसेक्स निफ्टी में, तो 1% के आसपास मजबूत आपको नजर आएगा बैंक निफ्टी। लेकिन यही नहीं, ये तो कुछ भी नहीं, कुछ है निफ्टी सेंसेक्स के बाहर और भी बेहतर है। कल भी था, आज भी है। मिड कैप इंडेक्स फिर से आपके लिए जबरदस्त तेज दौड़ लगाता हुआ आपको नजर आएगा और शानदार खरीदारी यहाँ पर आपको दिखेगी। मिड कैप इंडेक्स लगभग 500 पॉइंट से ज्यादा अब उछाल दिखा। 650 पॉइंट हो चुका है, 1.5% की तेजी। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी कहीं कोई पीछे है नहीं, यहाँ पर भी जबरदस्त है। आज रियल एस्टेट शेयरों का दिन है। बाई रोटेशन जो सेक्टर्स चलते हैं आज रोटेशन में पूरा का पूरा फोकस रियल एस्टेट शेयरों में। 6% का बड़ा उछाल और हमारा ऑल टाइम फेवरेट डीएलएफ तेज दौड़ लगाता हुआ दिखा है। सरकारी कंपनियों के शेयर में जोश फिर से आता हुआ दिखा है। एफएमसीजी मजबूत है। फार्मा की सेहत तो चुस्त दुरुस्त थी है और रहेगी। और सरकारी बैंकों के शेयर 1-2 दिन तक कम ठंडे होने के बाद फिर से लाइफ हाई पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट ऊपर है। यूरोप के बाजारों में अच्छी खरीदारी का माहौल है। एशिया कमजोर था, अमेरिका कमजोर था, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार तगड़ी मजबूती के साथ खुलकर पीछे मुड़कर नहीं देखते हुए शानदार तेजी। ये आ कहाँ से रहा है एक्शन? जरा समझाइए। कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज नहीं थे। इनफैक्ट हमारे फंड फ्लो डेटा भी कुछ ज़्यादा खास नहीं थे। हमारे बाजार भी वैसे सुस्ती में आ गए थे। आज की अपमूव आई कहाँ से? ये मतलब बाजार क्या कुछ देखकर इतना एक्साइटेड? क्योंकि आईटी छोड़ के सारे सेक्टर्स में मूव आ रही, कुछ ज़्यादा कुछ कम, ठीक है, बट सब में मूव आ रही है। सर, बहुत कम बार दीप ऐसा होता है कि जब आप मुझसे कोई सवाल पूछे उसका जवाब मेरे पास ना हो। क्योंकि ये जो आप सवाल पूछे, इस सवाल का जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूँ। क्योंकि आज तो ऑनेस्टली मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मार्केट में इस तरह की एक तरफा तेजी बन सकती है या इतने गैप से खुल के रुक भी सकता है कई बार सर। क्योंकि आज संकेत आपके लगभग सारे ऐसे थे आपके कि भाई ठीक है, ग्लोबल कमज़ोर हैं, अमेरिका से भी कोई बहुत अच्छे संकेत मिले नहीं। कल के एफआईज और के लोकल फंड दोनों के बिकवाली के नंबर थे। क्लोजिंग थोड़ी सी आपकी कल स्पेशली बैंक निफ्टी पे ढीली डाली सी थी, लेकिन उसके बावजूद आज बाजारों ने किसी न किसी रीजन से ताकत है। इस तरह के मूव में एक चीज़ होती है और वो ये कि कोई अच्छी खबर आने की उम्मीद बाजार को है, जिसका आपको मुझे सबको पता नहीं है। करेक्ट सर। नहीं तो इन सारे संकेतों के बीच में, जिस तरह के मूड माहौल के बीच में आप है, आप एकदम इतने बड़े गैप से खुले और उस गैप से खुलने के बाद बिल्कुल भी टिके ना। नहीं तो पिछले 3 दिनों की आपकी याददाश्त क्या है? अचानक से एक सडन फॉल दिन के दौरान। यस सर। मजबूत में एकदम से 100-150 पॉइंट निफ्टी ऐसे निकलेगा, आपको लगा रहे ये क्या हो गया। यस सर। करेक्ट। सो उसके विपरीत अगर आज एक तरफा तेजी हो रही है, बड़ी तेजी हो रही है और सारे कमजोर संकेतों को नजरअंदाज करके तेजी हो रही है, इसका मतलब क्लियर कट है बाजार को कोई न कोई एक अच्छी खबर मिलने वाली है, जो आज आए, कल आए, 2 दिन बाद आए, और उस अच्छी खबर की उम्मीद में बाजार में तेजी होती है। सही बात। ये या तो फिर वो अच्छी खबर क्या हो सकती है, कोई पता नहीं कोई ऐसा अनाउंसमेंट आए जिससे बाजार का मूड अच्छा हो जाए, या फिर ग्लोबल मार्केट जो कमजोर दिख रहे हैं अचानक से कल रात को आज रात को डाउ आपको 400-500 ऊपर दिख जाए और कल सुबह देखे अरे ये डाउ की तो हम फेड की मिनट को पढ़कर ऐसे ही लगा। अल्टीमेटली तो बाजार ने पहले ही मन बना लिया था। वो पोस्टमार्टम करना आसान है, डायग्नोसिस करना मुश्किल है। और कभी कभी ऐसा होता है, मैंने ये चीज़ नोटिस की है, हम डेटा पर स्टिक करते हैं, डेटा पर ही हैं। डेटा आपको दिन, अगर महीने में आपके 20-22 ट्रेडिंग सेशन है, हो सकता है 1-आध दिन आपका डेटा कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो, लेकिन 20 दिन आपका काम करेगा। सो कोई ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन डेटा नहीं, कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ काम करती है। तो आई थिंक बाजार किसी न किसी अच्छी खबर का इंतजार कर रहा है। बजट तो 4 हफ्ते दूर है ना। बजट नहीं, बजट जो ना जो आपको मुझे पता वो नहीं। हाँ। ना जो पता है, जिसका आप अंदाजा लगा सकते हो, पता लगा सकते हो, वो नहीं। जिसका नहीं पता है वो आएगी खबर, नहीं आएगी। चलिए।
नहीं उस पर रहिए ना। मुझे लगा क्रिकेट टीम से थोड़ी इंस्पिरेशन। आज क्या हाल है, आधा घंटे का हो गया ये क्या? अभी आई थिंक 87 फॉर 5 है अभी, तो वहाँ से फिर 11 रन, हाँ 5 रन ट्रेल कर रहे हैं, 93 फॉर 5। अरे बहुत बाद में रन बनाना मुश्किल आएगी भाई। हाँ कि जितने हम 15-20 रन की लीड में हो जाए काम, से थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि भाई 15-20 रन नहीं बनाने। अब तो क्या है कि वो नीचे वालों पे भरोसा नहीं, 6 जने 0 पे आउट, 6 जने 0 पे, मतलब एक तो आउट नहीं हुआ, रिकॉर्ड लगा है। हाँ, मुकेश कुमार जी तो नॉट आउट ही रहे थे। 6 बैट्समैन 0 पे थे, 6 के आगे अंडे दिखे थे। हाँ ये रिकॉर्ड है एक तरह का। बिना रन बनाए 6 विकेट। वो तो धन्यो शर्मा जी और गिल साहब ने जो शुरू में मारपीट के जल्दी बना लिए, बहुत स्पीड से बनाया। वो तो ये चीज़ तो समझ में आ गई, इस पिच पे रन बना लो। आप अगर ये सोचो कि मैं विकेट बचा के खेलूंगा, आराम से टिके रहूंगा, बॉल पुरानी हो जाएगी, उसके बाद बॉलर थक जाएगा, पेस कम हो जाएगी, विकेट को मदद कम मिलेगी, तो कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा मतलब कई बार हम कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि बैटिंग करना ज़्यादा आसान है। इंडिया की तो माइंडसेट वही होती है कि बैटिंग में क्या, आप मारो 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 बोलो क्या कर। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली आपको मैच जीतने के लिए क्या चाहिए, क्या सिर्फ 10 अच्छी गेंदें। अगर आपने 10 अच्छी बॉल डाली, जीत गया। और उसमें से भी जरूरी नहीं 10 की 10 अच्छी हो, 2-4 में बैट्समैन खुद भी अपनी गलती कर सकता है ना। अच्छी 5-7 बढ़िया बॉल अगर आप डाल दो और आपको विकेट मिल जाए किस्मत, तो इसलिए देखो क्या होता है। मुझे लगा ये वो 2020 फॉर्मेट का टेस्ट मैच ट्राई कर रहे हैं, नया फॉर्मेट आने वाले की तैयारी में। बट चलिए, बाजार में अच्छा एक्शन है, क्रिकेट पिच में अच्छा एक्शन बना हुआ है। आइए स्टॉक्स की भी हम बात करते हैं। कुशल है हमारे साथ तैयार आने वाले दिनों के इवेंट्स बताने के लिए, और आशीष बताएंगे आज की ढेरों खबरें भी। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इवेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट? गुड आफ्टरनून दीप। इवेंट्स के लिहाज से आज है ग्रासिम इंडस्ट्रीज पर फोकस रखिए, राइट्स इशू पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। साथ ही कल के दिन में कावेरी सीड्स यहाँ पर शेयर बायबैक को लेकर कंपनी की बोर्ड बैठक है, और श्याम मेटालिक्स भी QIP के इशू प्राइस पर तय करेगा कि क्या QIP का इशू प्राइस होना चाहिए। नेस्ले इंडिया स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट भी है कल के दिन में ही, और साथ ही दिसंबर महीने का US के लिहाज से जो जॉब्स डेटा है वो भी आपके सामने आएगा, और दिसंबर महीने का CPI आंकड़ा यूरोप के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जहां तक सोमवार का सवाल है, 8 जनवरी बजाज ऑटो पर नजर रखिए, बायबैक पर कंपनी विचार करेगी। साथ ही चंबल फर्टिलाइजर, इनका भी बायबैक पर बोर्ड बैठक होने वाली है। तो 2 कंपनियां बायबैक पर बोर्ड बैठक करने वाली है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग फेडरेशन की हियरिंग भी होने वाली है, जो 28% GST मैटर पर है। और साथ ही आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी और साइन DLM प्री IPO इन्वेस्टर लॉक इन, इनका खुद खुलता हुआ दिखेगा। और जापान के बाजारों में अगेन 8 तारीख को छुट्टी होगी। और लार्जली ये कुछ ग्लोबल ट्रिगर्स है जिस पर आपको ध्यान रखना है। ऑफकोर्स लोकल तो है ही आपके सामने। ओके, ये है आपके लिए पूरा का एक्शन। आशीष से खबरें के बारे में जानते हैं। आशीष, पहले बताइए ये जो अपडेट्स आए हैं ढेर सारे, वो कौन कौन से स्टॉक्स के हैं? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, EU स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर बिजनेस अपडेट आया है क्वार्टर 3 का, जहाँ पर अगर आप देखिए तो ग्रॉस एडवांसेस यहाँ पर 20% की बढ़त आपको देखने को मिली है साल दर साल। डिपॉजिट की बात की जाए तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी 31% की देखने को मिली, 80,120 करोड़ के आसपास है। कासा डिपॉजिट की बात की जाए तो 13% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। बंधन बैंक यहाँ पर नजर रखिएगा, जहाँ पर एडवांसेस में तकरीबन 19% की ग्रोथ देखने को मिली है। डिपॉजिट 15% बढ़े पिछले साल के मुकाबले। कासा डिपॉजिट की बात की जाए तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले 14% की ग्रोथ है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर एडवांसेस 15% बढ़े हैं। डिपॉजिट में अगर आप देखें तो 10% की ग्रोथ देखने को मिली है। और जो कासा रेशियो है साल दर साल अगर आप देखें तो हल्का सा घटा है, 49.4% से घटकर 49% हो गया है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो ग्रॉस एडवांसेस हैं यहाँ पर 41% की बढ़िया बढ़त देखने को मिले, 7,600 करोड़ का आंकड़ा है। डिसबर्समेंट में 42% की बढ़त है। जो डिपॉजिट है यहाँ पर 38% की बढ़त देखने को मिली। और कासा अगर आप देखें तो 81% की बड़ी बढ़त यहाँ पर आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली, 1198 करोड़ अब हो गया है कासा इनका। एंजल वन यहाँ पर भी देखें तो अपडेट अच्छा ही आया है, जहाँ पर अगर आप देखें तो ग्राहकों की संख्या में अब 55% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। 1.94 करोड़ के आसपास का क्लाइंटेल इनके पास हो गया। और टोटल ऑर्डर की जो संख्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले 54-55% की बढ़त देखने को मिली है। तो ये कुछ अपडेट्स आई हैं जहाँ पर फोकस रखेंगे। तो चलिए, बिजनेस अपडेट्स तो आ रहे हैं, कुछ कंपनीज के तो बढ़िया बिजनेस अपडेट्स आपको आते दिखे। और कौन सी खबरें आज आशीष? पांचों इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो स्टॉक के ऊपर नजर रखिएगा, क्योंकि कंपनी ने फ्यूल सरचार्ज जो लगाया गया था वो हटा दिया। अब ये मान रहे कि ETF की जो कीमतें यहाँ पर कटौती हुई है, इसके चलते ग्राहकों को बेनिफिट पास ऑन किया है। NBCC कंपनी को 2 ऑर्डर मिले जिनकी संख्या 101 करोड़ है। कंपनी के लिहाज से अगर आप देखें तो स्टॉक एक्शन में रहे, लेकिन ऑर्डर वैल्यू थोड़ी सी छोटी है।
बालाजी अमाइंस यहाँ पर फोकस रखिएगा क्योंकि महाराष्ट्र सरकार से विस्तार योजना को मंजूरी मिल गई है। प्लांट विस्तार पर कंपनी 750 करोड़ का निवेश करेगी, तो यहाँ पर फोकस रखेंगे। कुछ डील भी हुई है, जैसे एनटीपीसी जहाँ पर 20 लाख शेयरों के सौदे हुए, एचडीएफसी बैंक 81 लाख शेयरों के सौदे हुए और सामी होटल जहाँ पर भी अगर आप देखें तो तकरीबन 10 लाख शेयरों के सौदे देखने को मिले। तो चलिए, ये आपके लिए पूरा का पूरा बाजार का एक्शन, ढेरों अपडेट्स आ रहे हैं। स्टॉक्स में तो जबरदस्त तेजी बनी हुई है, मिड और स्मॉल कैप काउंटर्स में भी अच्छा एक्शन है एलजी इस समय। बिल्कुल एक्शन भरपूर है और इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है तैयार। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी और वागले साहब के साथ मेहुल जी भी आ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक्शन भरपूर बाजार में बनता हुआ दिख रहा है। कुछ बड़े एक्शन की तैयारी में और बड़े ब्रेकआउट की तैयारी में बाजार आपको नजर आएंगे। उसी पर लिया जाए फोकस और समझ लेते हैं एक्शन कहाँ होता दिख रहा है। आज रियल एस्टेट शेयरों में भरपूर एक्शन है। सबसे पहले बधाई सुमित जी को। सुबह डीएलएफ से रियल एस्टेट शेयरों की जो शुरुआत हुई थी और गजब, और मेरी तरफ से धन्यवाद भी स्वीकार करें क्योंकि मेरे 800 रुपये के लक्ष्य की तरफ डीएलएफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो सुमित जी धन्यवाद। और बताएं सर, डीएलएफ पर आपके टारगेट तो हासिल हो ही चुके होंगे, जरा मुहर लगवानी तो भी बता दें और अपडेट भी दे दें। गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल अनिल जी, बहुत बढ़िया और शानदार मूव डीएलएफ के अंदर देखने को मिला है। टारगेट तो अचीव हो चुके हैं और टारगेट के भी काफी ऊपर आ चुका है और अभी भी ऐसा लगता नहीं है कि ये इजीली रुकेगा। डीएलएफ अभी भी लगता है कि यहाँ से ऊपर का मूव दिखाएगा और जैसे कि सुबह भी मैंने कहा था कि शॉर्ट टर्म के टारगेट मैं दे रहा हूँ, पोजिशन टारगेट तो 800 प्लस के लेवल डीएलएफ में देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें, अभी और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। 800 प्लस के लेवल जल्दी डीएलएफ में देखने को मिलेंगे। डीएलएफ पर रखिए नजर, ओबरॉय रियल्टी पर रखिए नजर, गोदरेज प्रॉपर्टीज पर रखिए नजर, शोभा, ब्रिगेड, पूर्वांकरा, प्रेस्टीज, मैक्रोटेक, कीस्टोन, कोई भी आप रियल एस्टेट स्टॉक पिकअप कर लीजिए, आपको तेजी ही तेजी आती हुई दिखेगी। बड़े एक्शन में ये काउंटर्स दिख भी रहे हैं। एक्शन में कुछ और काउंटर्स भी दिख रहे हैं। एनटीपीसी यहाँ पर बढ़िया मूव आपको आती हुई दिख रही है। सुबह भी हमने देखा था कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स हुई थी। पावर स्टॉक्स का आज अच्छा रिवाइवल वाला दिन भी दिख रहा है और सुबह वागले साहब एनटीपीसी पर बात भी हुई थी। जरा बताएं अब क्या करना है। 4% ऊपर हो गया, लेवल्स आ गए सर? मैंने जो 315 के ऊपर का व्यू दिया था और अभी 318 है, मुझे ये 330 तक जाते हुए दिखता है। 1 से 2 दिनों का व्यू है, यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं। नीचे में 316 315 तक आता है, ऐड करें। 313 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 330 का टारगेट, टाइम फ्रेम 1 से 2 दिन। ओके, तो ये है आपके लिए राय एनटीपीसी पर। आइए मेहुल जी तैयार है क्लोजिंग शो के पहले बिगुल के साथ, बीटीएस डबल टी। बताएं मेहुल। गुड आफ्टरनून अनिल जी। एक कैश का स्टॉक रडार पे आया है, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है। परसों जो हमने एसपीएल में पैनेशिया बायोटेक दिया था, सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है इस काउंटर का, दैट इज पारस डिफेंस। पारस डिफेंस हमने हमारे क्लाइंट को भी आज रेकमेंड किया। ये ब्रेकआउट की वजह से इसका टारगेट निकल के आ रहा है, वो है 840 का। यहाँ पर 750 के स्टॉप लॉस है, खरीदारी की जा सकती है। ब्रेकआउट जो है वो 840 तक का टारगेट लेके आ सकता है, बट मुझे लगता है उसके बाद भी ये टारगेट एक्सटेंड होके 880 तक भी दिखा सकता है। तो पोजिशनल तौर पे पारस डिफेंस में खरीदारी करनी चाहिए 750 के स्टॉप लॉस से। ओके, बड़े टारगेट्स आ रहे हैं यहाँ पर, नजर रखिए। पारस डिफेंस यहाँ पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। डिफेंस स्टॉक्स वैसे भी अच्छे मोमेंटम में रही हैं पिछले कुछ समय से और ये काउंटर भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। इंडिया सीमेंट्स में एक बड़ी वाली मूव आ रही है, 4.5% ऊपर इंडिया सीमेंट्स आपको इस समय ट्रेड करते हुए दिखेगा। रिसेंटली लगभग सभी एक्सपर्ट्स के रेडार पर रहा है और अच्छी खासी मूव के साथ इस समय और ऊपर जाने की कोशिश ये काउंटर कर रहा है। सुमित जी, इंडिया सीमेंट्स जरा देखें, फ्रेश अप मूव आज के लिए बन रही है सर, 275 का लेवल। दीपांशु, पूरा सीमेंट सेक्टर मजबूती में है और इंडिया सीमेंट के अंदर तो बहुत बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। इंडिया सीमेंट 275 के ऊपर सस्टेन करने पे 280 से लेके 285 तक का शॉर्ट टर्म का टारगेट दिखा सकता है और पोजीशन टारगेट में 300 प्लस के लेवल इंडिया सीमेंट में देखने को मिल सकते हैं। पोजीशन होल्ड करके चले, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। 275 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे अभी और एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलेगा। तो ये है आपके लिए इंडिया सीमेंट्स। यहाँ पर रखिए नज़र। अंबुजा सीमेंट्स यहाँ पर भी बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। रैमको, एसीसी, ये सारे काउंटर्स भी आपको भागते हुए ही दिख रहे हैं। जैन साहब, आज तो खैर पूरा बाजारी मोमेंटम में आ गया, बट जो कनेक्टिविटी है वो देखिए सर, रियल एस्टेट भाग रहा है, सीमेंट भाग रहा है, इंफ्रा कैप गुड्स में भी आपको अच्छी मूव आती है दिख रही है, बिल्डिंग मटेरियल स्टॉक्स भी भाग रहे हैं। तो ये पूरा बास्केट जो रियल एस्टेट उससे जुड़ा हुआ है वहाँ पर अच्छी मूव आ रही है सर आज। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही बोला आपने। इनफैक्ट रियल एस्टेट का तो एक अच्छा सरोगेट प्ले सीमेंट है और सीमेंट स्टॉक्स देखिए, वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा
पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे दालमिया भारत है या इंडिया सीमेंट्स है, ये सब एकदम मतलब अगर आप चार्ट्स पे भी देखें तो ऐसे लेवल्स पे जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज बेटर बैठते हैं, क्योंकि ऐसे मार्केट्स में जब बहुत ज्यादा मिड कैप, स्मॉल कैप और निफ्टी जब चल रही होती है तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज देखते हुए इन्वेस्टर्स भी फिर बेट्स एग्रेसिव लेते हैं। तो वैसा एक सेक्टर ये हुआ, और अब आज से देखिए रिजल्ट सीजन का भी आगाज हुआ है, तो मुझे लगता है कि सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक रोटेशन काफी होगा और सेक्टर्स एक एक करके सेक्टर चलेंगे। जैसे आज हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी आज तो सारे इनफैक्ट चल रहे हैं, सब कुछ ही ग्रीन में है, बट ओवरऑल आज एफएमसीजी अच्छा चला हुआ है। वैसे आज सीमेंट अच्छा अब चलेगा और मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी ये कंटिन्यूड रहना चाहिए। मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स में भी अच्छे प्लेस हमने काफी रिकमेंड किया हुआ है, तो आई फील कि लार्ज कैप्स में भी अंबुजा और एसएससी ने भी इनफैक्ट जो अडानी ग्रुप की न्यूज है उससे भी अच्छा माहौल बना हुआ इन दोनों स्टॉक्स में। अल्ट्राटेक वाज द लीडर और उसने लीड भी किया पूरी तेजी को। इवन श्री सीमेंट लुक्स गुड। सो ओवरऑल सीमेंट सेक्टर मुझे बढ़िया लगता है। बिल्डिंग मटेरियल्स पे तो वैसे ही मैं काफी बुलिश रहता हूं, सो वन कैन सर्टेनली प्ले विद इट। ओके, तो ये है आपके लिए सीमेंट शेयरों पर राय आपके लिए आती हुई इस वक्त। आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपको बताने का। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आइए जानते हैं उनसे। नई दिल्ली में इस वक्त वो और बता रहे हैं आपको कुछ बड़ी और इंटरेस्टिंग खबर। तरुण बताएं, क्या है बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल बताना चाहूँगा, ये जो खबर है वो ईवी, स्पेस और रिन्यूएबल एनर्जी में जो कंपनीज काम कर रही हैं उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि अब वित्त मंत्रालय जो है वो इन कंपनीज को किस तरीके से फाइनेंस हो, आसान तरीके से फाइनेंस हो, इस पे विचार कर रहा है। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी ने 11 तारीख को एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में बैंक्स के CMDs, MDs मौजूद रहेंगे और साथ ही जो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है वो भी उनकी तरफ से ये बैठक बुलाई गई है, लेकिन DFS सेक्रेटरी और बैंक के सीनियर ऑफिसर इसमें मौजूद रहेंगे। इस बैठक का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि किस तरीके से आसान तरीके से और सस्ती दर पे ईवी और रिन्यूएबल कंपनीज को लोन प्रोवाइड कराया जाए। इसमें 3 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा संभव है, हो सकती है कि यदि हम कोई जो बैंक्स ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी को यदि लोन देते हैं तो क्या उनके लिए जो प्रोविजनिंग करनी है वो प्रोविजनिंग की जो रेट है उसको कम किया जाए। कम प्रोविजनिंग से एक फ़ायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि एक बड़ा स्कोप हो जाएगा, एक बड़ा कैश बैंक्स के पास बचेगा जो वो ज़्यादा लेंड कर पाएंगे इन कंपनीज को। दूसरा कि कोई इंटरेस्ट रेट सबवेंशन स्कीम को लाना क्या फ़ायदेमंद होगा इन कंपनीज के लिए, क्योंकि यदि आप ईवी को फाइनेंस कर रहे हैं या रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस कर रहे हैं या ये कहीं क्लाइमेट फाइनेंस में यदि आप कामकाज कर रहे हैं तो उस सस्ती दर पे आपको लोन प्रोवाइड हो सके, तो क्या एक इंटरेस्ट रेट सबवेंशन स्कीम पे चर्चा संभव है इस मीटिंग के अंदर। तीसरा जो एक बड़ा मुद्दा है कि जो कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे उसको भी एक इनकम के तौर पे कंसीडर किया जाना चाहिए बैंक्स की तरफ से। ये एक बड़ा मुद्दा इस मीटिंग में हो सकता है, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि सरकार का पहले से ही बड़ा फोकस है एक ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट फाइनेंस पे, लेकिन इन सब प्रोजेक्ट्स के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, जो बार बार पावर मिनिस्ट्री की तरफ से भी रिकमेंडेशन DFS को भेजी गई थी कि आप इसको प्रायोरिटी लैंडिंग में रखें, ज़्यादा से ज़्यादा इनको फाइनेंस करें। तो RBI का ये मानना है कि प्रायोरिटी लैंडिंग में तो ऑलरेडी हैं, लेकिन फाइनेंस इनको प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं हिचकिचाहट है बैंकर्स के मन में, तो उस हिचकिचाहट को दूर किया जा सके और जो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सके जिससे सस्ते दर पे इनको लोन फाइनेंस मिल सके। ये बड़ी खबर आ रही है। रिन्यूएबल एनर्जी और साथ ही ईवी फाइनेंसिंग के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम आ सकती है, सस्ते लोन देने की बात हो सकती है। जैन साहब, एक रिएक्शन आपसे चाहूँगा सर इस खबर का। पूरे पावर सेक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है, ईवी चार्जिंग और उससे जुड़े जो अन्य एंसिलरीज हैं वहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है कि एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की तरह बात की जा रही है। 11 तारीख को ये बैठक होने वाली है जिसमें शायद इस पर चर्चा भी होगी। आपकी राय सर? बिल्कुल, देखिए जब भी इंटरेस्ट सबवेंशन की बात आती है तो सर्टेनली इट्स अ वेरी बिग थिंग, बोरोवर के लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है। हमने देखा है टूरिज्म में, इंफ्रा में, ये सब में पहले हुआ है और ओवरऑल PFC और REC में दोनों को इनफैक्ट काफी दिनों से हम लोग देख रहे हैं और हमने वेरी फ्रैंकली और एक वो भी करेंगे कि हमने क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया हुआ ये स्टॉक्स।
और जिस वैल्यूएशन पे ये अभी भी अवेलेबल है, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि इतना चल चुके हैं, अब क्या चलेंगे आप। 8-9 का पी मल्टीपल है और प्राइस टू बुक पे आज भी पीएफसी 1.43 के प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे है। तो मुझे और डिविडेंड डील्ड हो रही है सारी, और फिर पीएसयू थीम चल रही है, और ये बहुत बड़ी न्यूज है। इनफैक्ट ये क्लाइमेट फाइनेंस और रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंस और ईवी और ये सस्टेनेबिलिटी के ऊपर गजब का फोकस इंडियन गवर्नमेंट का भी और वर्ल्ड ओवर भी सारे गवर्नमेंट्स इसके ऊपर काफी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आगे भी ये थीम चलने वाली है। तो पीएफसी, आरईसी, इरेडा, फिर एनएचपीए, बाकी और भी जैसे जेएसडब्ल्यू एनर्जी और ये सारे जो आपने अभी नाम में देख रहा था स्क्रीन पे, बट स्टिल पीएफसी, आरईसी, इरेडा, ये तीनों पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। पीएफसी, आरईसी, इरेडा, यहाँ पर तो रखिए नज़र। इरेडा तो रिसेंटली ज़बरदस्त मोमेंटम में ये काउंटर रहा भी है, और पीएफसी, आरईसी भी आज कमबैक के मूड में आपको दिख ही रहे हैं। तो पूरा जो रिन्यूएबल स्पेस है वहाँ से जुड़ा एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। क्रिकेट पिच पर भी एक्शन हो रहा है। आई थिंक अनिल जी वेट ही कर रहे थे 2 बजे शुरू होने का, विकेट्स गिरना शुरू हो गए जैसे हम सपोर्ट देना पड़ता है मेंटली हमें यहाँ बैठकर। आपको लग रहा है आसानी से हो रहा है, वहाँ पर पीछे कितनी मेहनत लग रही है दिन कितना मतलब जोश लगाना पड़ रहा है। ओके, वंडरफुल। इस इनिंग में जसप्रीत बुमराह कमाल कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 5 विकेट उनके हुए हैं, ऐसा लग रहा है। आई थिंक सो। कल सिराज का दिन था, आज बुमराह का दिन है। ओके, हमारे सामने ही 2 विकेट लिए। हाँ बिल्कुल, 2 विकेट उन्होंने लिए। कल 2 विकेट मुकेश कुमार ने लिए थे शांत, मुझे ख्याल है। तो चलिए बढ़िया है, और एक बुमराह का था। चलो कोई भी ले, सब मिल के ले, अब मिल बांट के रख लीजिए बस, बढ़िया है। बच्चे कम ही है, जल्दी जल्दी ले लो, 3 ही है, बाद में क्या हो। हाँ, हमारी भी बैटिंग 4-5 इनिंग खिलानी चाहिए सर। इसी शो में खत्म करके जाएं, बेस्ट रहेगा। वैसे नेल्सन पे विकेट गिरा है 111। वाह। ओके, सुमित के सुपर हिट विकेट, सॉरी सुपर हिट ओनली। सुमित जी सुपर हिट है ना? सुपर हिट अनिल जी। ओके, बताएं सुमित जी। अनिल जी, पाई का स्टॉक अभी रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 83.50 83.50 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है जीएमआर इंफ्रा। जीएमआर इंफ्रा के अंदर ब्रेकआउट है। ये भी वो एक स्टॉक में से अनिल जी जो हम कंटिन्यूसली लोअर लेवल से रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं, और करीब करीब 25-30 रुपए के लेवल से इसमें कंटिन्यूसली बाइंग रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं। अभी भी ये स्टॉक में मेरे को दम लगता है, और मेरे को लगता है अभी ये स्टॉक जल्दी आने वाले समय में 3 डिजिट में जाने वाला है। फिलहाल इसके अंदर ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 80 रुपए, 81 रुपए के पास है। तो 80 रुपए के स्टॉप लॉस से जीएमआर इंफ्रा के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में इमीडिएट टारगेट 88 रुपए से लेके 90 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं, और पोजिशन 100 का लेवल ही क्रॉस करने को तैयार है। तो खरीदारी करें जीएमआर इंफ्रा, खरीदारी करिए जीएमआर एयरपोर्ट्स पर। यहाँ पर सुमित जी की राय आ रही है। आई थिंक कल भी रेडार पर आया था ये काउंटर, दोपहर में इस पर बात भी चल रही थी। हिमांशु जी की तरफ से यहाँ पर राय आई थी। 85 तक के टारगेट दिए थे, वो अब अचीव हो गए हैं। फ्रेश टारगेट 88 और 90 के आ रहे हैं सुमित जी की तरफ से। चार्ट कॉर्नर राकेश जी, कुणाल जी का। बताएं सर। दिवांशु, एक स्टॉक है जिसको मैं और कुणाल जी रेगुलरली रिकमेंड कर रहे हैं। स्टॉक है अरविंदो फार्मा, और 2-3 बार बोला था। अभी प्लेटफॉर्म पे गाड़ी खड़ी हुई है, प्लेटफॉर्म से निकल रही है। स्टॉक आज के डेज हाइस के अराउंड ट्रेड कर रहा है, अनचार्टेड टेरिटरी में आ चुका है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों नजरियों से बढ़िया लग रहा है। तो एक ओवरवेट खरीदारी की राय है ऑन ऑरो फार्मा। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। एक स्टॉप लॉस रखें 1100 के आसपास। 1100 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा स्टॉक के लिए 1160 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 1190 रुपए का। तो 1160, 1190 के टारगेट के लिए औरो फार्मा में खरीदारी करें। ओके, औरो भी तो ये भाई देखते देखते कब कहां से कहां हो गया। कमाल है भाई, बहुत बढ़िया लेवल्स पर इसको आइडेंटिफाई किया था जब से। कमाल है। मतलब क्या ये है तेजी का मार्केट, इसी को कहते हैं तेजी। जी बंसल जी बताइए योर फीलिंग्स। अनिल जी नहीं अनिल जी, मैं तो आपके लिए बोल रहा हूँ अनिल जी। देखिए, आपको अगर ध्यान हो अनिल जी, देखिए कोई भी व्यक्ति 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स ठीक नहीं निकलता है, बट आपकी गिनती उसमें आ रही है। देखिए, आपने वंस स्ट्राइड रिकमेंड किया था अनिल जी, गिर गया, वापस रिबाउंड कर रहा है, तेजी से रिबाउंड कर रहा है। ऐसे ही इफ यू रिमेंबर, आपने एक बार ओवरवेट खरीदारी की रहा है, ओरो फार्मा में भी दी थी।
उसके बाद स्टॉक अनिल जी फेल हुआ, फिर दोबारा से अब वो सब लेवल्स तोड़ रहा है। तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड जो था ना, जैसे आपने बताया अनिल जी कि आपके वो मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आते थे, तो मेरे ख्याल से आप एक एक्सेप्शन बन रहे हैं। जो रिकमेंडेशंस हैं वो 10 आउट ऑफ 10 अनिल जी आपकी एकदम ठीक निकल रही हैं गोइंग एट। तो आप बताइए अनिल जी, हाउ आर यू फीलिंग? नहीं भाई साहब, मेरा तो आज ही गलत हुआ सुबह सुबह। आज सुबह ही मैंने सोचा नहीं था मार्केट में इतनी चाहिए। तो ये तो कभी सोचने का ही नहीं, कभी 100 आउट ऑफ 100 तो मार्केट में तो पॉसिबल ही नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैथ्स में आ जाए एक बार, कोई थ्योरी सब्जेक्ट में भी आ जाए, कोई आपका एग्जामिनर अच्छा हो, तो ये मार्केट ऐसा एग्जामिनर है कि किसी को 100% पास करेगा ये नहीं करेगा। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, नहीं सुबह नहीं सोचा था इतनी तेजी बनेगी एक्चुअली। तो ऐसा है, मतलब बनी तो भी ऐसा लगा कि ऊपर प्रॉफिट बुकिंग कहीं से कोई आज, मतलब ऐसा पिछले 2-3 दिन में क्या हुआ उसका दूर दूर तक कोई सिग्नल ही नहीं है। तो होता है कई बार मार्केट आपको इसी तरह से सरप्राइज करता है, बट वैसा ही है। लेट्स सी क्या होता है। तो औरोबिंदो फार्मा कुणाल जी और राकेश जी को पसंद, और लगातार ये स्टॉक रहा है एक्शन में। यहाँ पर खरीदारी की रहा है 1100 के स्टॉप लॉस के साथ, 1160 और 1190। देखो तेजी में लेवल भी बंसल जी के देखो बड़े बड़े आने लगे हैं, एकदम दूर दूर के। नहीं तो 10-15 रुपए वाले में ही देख के सेटिस्फाई हो जाते थे, अब बड़े बड़े लेवल्स आ रहे हैं। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, देखिए जो आप कह रहे हैं ना सुबह गलत निकला अनिल जी, दैट इज इंट्राडे अनिल जी। मेरे जैसे लोग अनिल जी उसको ट्रैक नहीं कर रहे हैं। इंट्राडे में तो अनिल जी एग्जाम के अंदर कोई मतलब कि फ्लाइंग स्क्वाड वाला जो होते हैं ना पुर्जे पकड़ने आते हैं अनिल जी, उसकी भी जानकारी हो तो भी इंट्राडे में तो पास नहीं हो सकते अनिल जी। मैं आपको जो 10 आउट ऑफ 10 आपका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल रहा हूँ, वो जो एग्जाम में जो स्टॉक्स का है अनिल जी, एग्जाम में जो कॉपी के लिए लेके जाते हैं उसकी बात कर रहे हो, वो नकल मारने के लिए अनिल जी? वो जो जो फ्लाइंग स्क्वाड वाले आते हैं अनिल जी, जिसकी जेब में हाथ डालते हैं वहीं से मतलब कि कारतूस निकलता है अनिल जी। उनको भी पता होता है किसकी जेब में कारतूस है। हाँ, जो लिख के ले जाते हैं उसको क्या हम भी कारतूस बोलते थे हम लोग। अच्छा, हम उसको कारतूस बोलते हैं, बंसल जी भी कारतूस। किसी का कोई और शब्द, कोई वो फर्रा चिरी, क्या सुमित जी आप क्या बोलते थे? अनिल जी मैं ये करता ही नहीं था। करता कोई करना जरूरी थोड़ी, हमने भी दूसरों को पकड़ा है, इससे पता चला हमको। हमने किया थोड़ी है। आप तो दूसरों को पकड़े भी नहीं। अजय जैन साहब आप क्या कहते थे? चिट। हाँ, अब अच्छा आप कारतूस ले जाते, आप चिट ले जाते थे, अब पता चला। जी जैन साहब। ये तो आंसर राइट के चक्कर में फंस गया। अरे सुमित जी सही थे। जी हाँ, क्या आप क्या कहते हो जैन साहब उसको? चिट। अच्छा चिट कहते हैं। अच्छा, सेम स्कूल में पढ़े हुए, सेम एरिया में। ओके, मेहुल जी? चिट कहते थे हम भी। अच्छा चिट कहते थे हम तो पुड़िया भी बोलते थे। पुड़िया। अच्छा जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं तो सुमित जी को ये कह रहा हूँ कि करना जरूरी नहीं होता है। अब देखिए अनिल जी, जितना ज्ञान मुझे अपने पेय पदार्थों के अलावा अन्य पेय पदार्थों के बारे में हुआ है, अनिल जी करता थोड़ी हूँ मैं, लेकिन अनिल जी फिर भी मुझे पूरा ज्ञान हो गया। अनिल जी मैं इंसाइक्लोपीडिया हो गया हूँ। नहीं ये तो सारे रूल्स वगैरह सब कुछ पता है अनिल जी, प्रोटोकॉल पूरा। संगत का असर है। जहाँ ये तो ज्यादातर नॉर्थ वालों का हो, जैसे दिल्ली राजस्थान वगैरह। वागले साहब नहीं बता रहे हैं, वागले साहब महाराष्ट्र के हैं ना, यहाँ पे कुछ न कुछ अलग नाम होगा। वागले साहब आप कॉन्फिडेंट रहिए, आप स्कूल कॉलेज दोनों गए हैं, बताइए। अनिल जी स्कूल तो गया हूँ लेकिन कॉलेज नहीं गया। मतलब कॉलेज में एडमिशन ली लेकिन क्लासरूम में बहुत कम बार गया हूँ। एडमिशन ली ना, एग्जाम तो दिया ना? हाँ एग्जाम दिया। तो उसको क्या कहते हैं जो नकल के लिए लिख के ले जाते हैं उसको? कभी की नहीं है अनिल जी, तो मुझे पता नहीं है। क्या बात करते हैं, किसी को तो करते हुए देखा होगा। हेलो वागले साहब किसी को करते हुए भी नहीं देखा? वागले साहब अनिल जी ना करते हुए देखा ना मुझे अभी कुछ सुनाई दे रहा है। ओहो, हमने वागले साहब के वो कौन सा दुखती रख पे हाथ रख गया। जी जैन साहब। ये मतलब वागले जी इसका मतलब आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थे दोनों मायनों में। अच्छा बाहर क्लास के? हाँ वही दोनों मायनों में, मतलब आउटस्टैंडिंग भी थे। चलो बढ़िया है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक बाजार का। चलिए सेठी साहब जुड़ने के लिए तैयार हैं, उससे पहले आगे बस आने की तैयारी में आइए, उससे पहले एक बार रियल एस्टेट पे बात कर लेते हैं। आज
पूरा पैक एक्शन में, बट एक स्टॉक जिसने तेजी शुरू करी थी और अभी भी बढ़िया गेंस, डबल डिजिट गेंस होल्ड कर रहा है परसेंटेज रिटर्न्स में, वो है शोभा। इस पर स्पेशली इतना बड़ा एक्शन क्यों है? ऑलमोस्ट सर्किट एक बार के लिए आपने लगते हुए देखा है। आइए जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए, इतनी बड़ी मूव, पूरा रियल एस्टेट ही मूव कर रहा है वैसे तो? डेफिनेटली, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो रियल एस्टेट स्पेस तो मूव कर रहा है, लेकिन शोभा में तेजी मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट की वजह से है। इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है, लक्ष्य बढ़ाया है 960 से बढ़ा के अब सीधे 1400 का दिया है। इनफैक्ट फिर से एक बार एक स्टॉक में देख रहा हूँ जहाँ पे अब तक का सबसे बड़ा टारगेट दिया गया है। इनफैक्ट जितने भी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स फिलहाल आप देखेंगे तो सब में अब तक के सबसे बड़े टारगेट ही दिए गए हैं। अब क्यों ये कह रहे हैं? इनका कहना है कि प्री सेल्स में अगर आप देखेंगे तो FY21 से 23 तक अच्छी रही थी प्री सेल्स, लेकिन अपने पीएस को इसने अंडर परफॉर्म किया था। अब वक्त आ चुका है कि इस कंपनी की प्री सेल्स जो है अपने पीएस के मुकाबले अच्छी होगी। इनफैक्ट FY23 से 26 तक इनका कहना है कि 25% CAGR से इस कंपनी की प्री सेल्स जो है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। आगे की ग्रोथ के लिए इस कंपनी के पास काफ़ी बेहतर लैंड बैंक है, करीब 200 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास का लैंड बैंक इनके पास है, और बेंगलुरु में ये कुछ लैंड बैंक की मोनेटाइजेशन की बात भी कर रहे हैं। वो होता है तो कंपनी को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगले 1 से 1.5 साल में करीब 11-12 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास के नए लॉन्चेस जो है वो ये कंपनी करने वाली है। अपना कर्ज इन्होंने काफ़ी कम किया है, उसका फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। पिछले 3 साल में अगर आप देखेंगे तो कर्ज काफ़ी कम किया है। जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है FY26 तक 1300 करोड़ रुपए के आसपास वो पहुंच सकता है। एक दिक्कत इस कंपनी के साथ थी, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो है वहाँ पे मार्जिन्स इस कंपनी के थोड़े कम थे, वो अब सुधरना शुरू हुए हैं और आगे वो मार्जिन और सुधरेंगे, जिसका इम्पैक्ट आपको टोटल मार्जिन पे देखने मिलेगा। वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो इनको ये कंपनी काफ़ी सस्ती लगती है। पीएस के मुकाबले 25 से 40% डिस्काउंट पे कंपनी ट्रेड कर रही है। FY25 का EV/EBITDA देखेंगे तो महज 6.5 टाइम्स का है। तो वैल्यूएशंस अच्छे हैं, हालात सुधर रहे हैं, उसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए इसको इन्होंने अपग्रेड किया है। अब तक का सबसे बड़ा टारगेट 1400 का लक्ष्य शोभा पे। तो ये है आपके लिए शोभा। बड़े टारगेट्स आ रहे हैं, बट लग रहा है आज ही स्टॉक अचीव करने की तैयारी में। 1400 का टारगेट है, 1340 पर तो ऑलरेडी ये काउंटर आपको दिख भी रहा है। 20% का सर्किट लगाने की बस तैयारी में है, ज़्यादा दूर नहीं है उस लेवल से शोभा। इस पर रखेगा नजर, बड़ा एक्शन इस पर आ रहा है। ओके, बढ़ते आगे और अब वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सारे स्टॉक्स आज जबरदस्त एक्शन में हैं। सेठी साहब के जो सुबह उन्होंने बताया, चंबल से लेकर पूनावाला और क्या क्या मेरे ख्याल से बाकी एफनो के स्टॉक्स भी थे, PFC, अदानी पोर्ट, इंडिया सीमेंट। सेठी साहब पहले तो बधाई, आपके सुबह के स्टॉक्स जबरदस्त कमाल करते हुए दिख रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी था मार्केट पे कि तेजी होनी चाहिए, जो होती दिख रही है। अब बताएं सर, आज का इस वक्त पहला स्टॉक। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु, थैंक यू सो मच अनिल जी। एक तो मेरे ओपनिंग रिमार्क्स आपके पूछे बगैर ही मैंने बोला था कि आज रिकवरी वाला दिन लग रहा है 3-4 दिन की मंदी के बाद, और थैंकफुली बाजार ने वैसे ही प्ले आउट किया। और अनिल जी 6 स्टॉक्स दिए थे मैंने, और 6 के 6 स्टॉक्स एक्सेप्ट वेदांता सबने टारगेट्स हिट कर लिए। और वेदांता भी पॉजिटिव है, अच्छा ही कर रहा है, बट टारगेट्स उसके मीट नहीं हुए। बाकी अभी थोड़ी देर पहले इंडिया सीमेंट में एक अच्छी चाल, ये भी एक रिकमेंडेड स्टॉक था सुबह, और इसमें भी एक अच्छी चाल आई है। बाकी PFC, अडानी पोर्ट्स, चंबल फर्टिलाइजर, पूनावाला फिनकॉर्प सब अच्छा कर रहे हैं। अनिल जी आज का जो मेरा पहला स्टॉक है, पहली बार इस स्टॉक को रिकमेंड करने जा रहा हूँ, नया स्टॉक आइडिया है। स्टॉक का नाम है रत्नवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग। ये एक रिसेंट IPO था, सितंबर में लिस्टिंग हुई थी, 98 के भाव पे IPO आया था और 94 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था ये IPO। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 113 रुपया। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट 125 के, स्टॉप लॉस रखना है 110 रुपए का। ये कंपनी स्टेनलेस स्टील वॉशर्स, फिर सोलार माउंटिंग हुक्स और स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स, पाइप्स वगैरह बनाती है, जो कि एलिवेटर्स, फिर डोर्स, होम अप्लायंसेस, इन सब प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। कंपनी फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है और ये अपने जो वेस्ट इनका जो प्रोड्यूस होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उसको यूटिलाइज करती है तो एज अ रॉ मटेरियल। तो वो एक बड़ा एडवांटेज है, जिसके कारण मार्जिन्स भी अच्छे हैं। और कई सारे हाई ग्रोथ सेक्टर्स जैसे रेलवेज है, नेवी, एरोनॉटिकल, ऑटोमोबाइल्स, विंड मिल्स, इन सब सेक्टर्स को कैटर करती है। 20% रेवेन्यूज इनके एक्सपोर्ट से आते हैं, जिसमें प्रोमिनेंटली जर्मनी, अच्छा जर्मनी आ गया, सिदानी जी है नहीं, जर्मनी, UK, स्पेन, नीदरलैंड, इन सब कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है।
बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 23%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 29%, वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है और एफआईआईज डीआईज भी अराउंड 10-11% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें सोसाइटी जनरल है प्रोमिनेंट। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए, खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 125, स्टॉप लॉस ऑफ 110। ओके, 125 के बेहद करीब पहुंचता हुआ ये स्टॉक जबरदस्त दौड़ लगाता हुआ। बताएं सेठी साहब दूसरा स्टॉक। अनिल जी, आज का जो दूसरा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, जो अभी 673 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 715 के, स्टॉप लॉस रखना है 665 का। ये एक एग्री थीम बेस्ड कंपनी है जो कि मेनली क्रॉप प्रोटेक्शन, फिर इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स ये सब बनाती है। और आजकल हम देख रहे हैं ये जितने फर्टिलाइजर्स, एग्रोकेमिकल्स, क्रॉप केयर वाली कंपनियों में बहुत अच्छी तेजी चल रही है। और ऐसे भी इन द रन अप टू द बजट, चूंकि ये एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी रिलेटेड सेक्टर है तो काफी अच्छा करता है, तो इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी होनी चाहिए। बाकी बहुत ही फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। 5000 से ज्यादा इनके पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 60,000 रिटेलर्स के पास इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और कुछ कई अच्छी इंटरनेशनल कंपनी जैसे जापान की निसान केमिकल्स के साथ इनका जो जेवी है, फिर एक टेक्निकल टाई अप है, यूएस की कंपनी है एमवैक नाम की, उनके साथ टेक्निकल टाई अप है। और हमने देखा रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ये जितने फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स की काफी शॉर्टेज हो गई दुनिया भर में, तो उसका भी एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर रहना चाहिए स्टॉक में। बाकी अच्छे रिटर्न रेशियोज है, डेट इक्विटी रेशियो मैनेजेबल 0.11, प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 72% की हिस्सेदारी है जो उन्होंने बढ़ाई है कई क्वार्टर्स से। और एफआईआईज डीआईज भी बुलिश लगते हैं, 14.6% उनकी हिस्सेदारी है, जिसमें अकेला एचडीएफसी म्यूचुअल फंड इसमें अराउंड 8.79% स्टेक ओन करता है। तो खरीदारी करने की सलाह इंसेक्टिसाइड्स इंडिया में फॉर अ टारगेट ऑफ 715, स्टॉप लॉस ऑफ 665। ओके, तो दो कॉल हैं आपके लिए, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया और रतनवीर प्रिसिजन इंजीनियरिंग, यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए लेते हैं अंजी की भी 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी। कल की गिरावट के बाद थोड़ा संभलते हुए दिख रहे हैं सर अमेरिकी फ्यूचर्स। हल्की खरीदारी, कुछ ज़्यादा बड़ी खरीदारी नहीं है, बट ठीक ठाक एक्शन वहाँ पर बन रहा है। यूरोप में अच्छा एक्शन बना हुआ है, 1/4% ऊपर आपको यूरोप के बाजार दिख रहे हैं। एशिया उतना खराब नहीं था, इनफैक्ट जापान 3 दिन का प्राइस एडजस्टमेंट के बाद भी अगर आप देखें सिर्फ 0.5% ही नीचे बंद हुआ है। बाकी एशिया में भी आपने गिरावट देखी है, बट कोई ऐसी बड़ी फॉल नहीं आई थी। हमारे बाजार भी इस समय तो खैर डेज हाई पर ट्रेड ही कर रहे हैं, बढ़िया एक्शन हमारा बना हुआ है, 5 पैसे रुपया भी मजबूत है। क्या करना चाहिए सर? दीप देखो, आज क्लोजिंग का इंतज़ार करते हैं। अभी वैसे तो बाज़ार में ढूंढने से कोई गलती निकालोगे तो मिलेगी नहीं, बराबर है, सब कुछ परफेक्ट है। आज का हाई आप देखिए निफ्टी पर है आपका 21,675, ठीक है। कल का हाई 21,677। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि बाजार का बॉटम 21,500 के आसपास बन गया जो कल था, वो कंफर्मेशन तब होगा जब आप 21,675 के ऊपर बंद हो। अगर आज 21,675 700 के ऊपर बंद हो तो सारे शॉर्ट काट के आपको जाने चाहिए और लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। अदरवाइज 675 750 अब भी थोड़ा कंजेशन जोन है जहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने की रिस्क है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो मैं डेटा में समझाता हूँ। निफ्टी 21,650 या 4 करोड़ शेयर ओपन इंटरेस्ट में खड़े हैं, हाईएस्ट है। 21,600 5 करोड़ 40 लाख शेयर पुट में खड़े, हाईएस्ट है, आज वीकली एक्सपायरी। सो ऐसा लग रहा है कि 21,600 और 21,650 के बीच में ही बाजार एक्सपायरी करना चाहता है, न इसके बहुत ऊपर न इसके बहुत नीचे है। सो ऐसे में अगर 21,675 के ऊपर एक्सपायरी हो जाती है, आज 700 के ऊपर हो जाती है, तो फिर आपको शॉर्ट काटनी चाहिए। अदरवाइज आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं क्योंकि आप कंजेशन जोन की तरफ जा रहे हैं। नीचे में 21,600 के नीचे की रिस्क दिखती नहीं है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 48,000 के ऊपर निकलकर बंद हुआ है। डेटा आज थोड़े से कम है क्योंकि वीकली सीरीज की शुरुआत हुई है, लेकिन 48,000 के ऊपर बंद होने में आपको बैंक निफ्टी के शॉर्ट काटने चाहिए। अब आप सोचेंगे निफ्टी के शॉर्ट काटने का कॉल पहले नहीं आया, बैंक निफ्टी का कैसे आ गया? तो उसकी वजह है, जबकि बैंक निफ्टी में कल मैंने शॉर्ट कॉल भी दिया था, उसकी वजह यह है कि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कल हो गई थी। बैंक निफ्टी कल हल्का हो गया था, आज उसका जो मूव आया और दूसरा करेक्शन की शुरुआत भी बैंक निफ्टी ने की जी, और गिरा भी बैंक निफ्टी ज़्यादा है। तो अगर बैंक निफ्टी पहले आपको रिवर्सल के संकेत दे रहा है तो फिर बैंक निफ्टी में आपको शॉर्ट काटना चाहिए और सेकंड कंफर्मेशन पे निफ्टी में काटना चाहिए। लेकिन
आज क्लोजिंग का इंतजार करते, तो अभी मैं बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने के बजाय मैं 3:20 का इंतजार करूंगा कि बंद कैसे होता है। आखिरी 1 घंटे में आमतौर पर कभी कभार वो आजकल झटका लगने की आदत है ना 3 बजे के बाद में, वो होती या नहीं होती वो देख लेना ठीक है, क्योंकि बाकी ग्लोबल सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे बाजार आज अलग ही मजबूती दिखा रहे हैं। तो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में हम इस वक्त रहेंगे। ओके, क्लोजिंग अगर अच्छी हुई तो मूड बदल लेंगे कि हाँ भाई ठीक है अब तेजी का मूड कर लिया जाए, और क्लोजिंग अगर विद इन रेंज हुई तो फिर कल के लिए वेट करेंगे। अंडरस्टूड सर। चलिए, ये है आपके लिए क्लियर व्यू इस समय बाजार पर अनिल जी की तरफ से। आइए, श्रीकांत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करते हैं उनका स्वागत बिगुल के साथ BTS BT। गुड आफ्टरनून श्रीकांत जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो देखिए, यस मार्केट में एक बिल्कुल हमें कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी काफी स्ट्रांग होती जा रही है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद वापस मार्केट एक अपवर्ड रैली में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन जैसे स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी हम देख रहे हैं और वहां पे कुछ फॉर्मेशंस काफी अच्छे वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंडिया सीमेंट ये एक स्टॉक ऐसा है कि जिसे हमें लगता है कि करंट लेवल से अभी भी लॉन्ग करना चाहिए, और 272 275 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से इसमें अगर नेक्स्ट अगर कोई रेजिस्टेंस बन रहा है तो वो 300 के करीब का है, तो काफी अच्छा एक अपसाइड गैप करंट लेवल से नजर आ रहा है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 10 रुपए का रखना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी वॉलेटाइल स्टॉक है। तो 300 और 320 ये दो टारगेट के लिए करंट लेवल से इंडिया सीमेंट्स को लॉन्ग करके चले, और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे एट 265। ओके, तो 265 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें, ये है आपके लिए इंडिया सीमेंट्स। अभी थोड़ी देर पहले हम सुमित जी से भी इसके बारे में बात कर ही रहे थे, बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है इसमें, 300 और 320 के टारगेट्स बड़े वाले इस पर निकल कर भी आ रहे हैं। बाकी सीमेंट्स में भी आपको अच्छा ही एक्शन बनते हुए दिख रहा है, तो एज अ बास्केट यहाँ पर आपको एक बढ़िया मूव आती हुई दिखेगी। वोडाफोन पर भी रखिएगा नज़र, 1-2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद ये वापस मूवमेंट के लिए तैयार हो चुका है। 3% की मूव इस समय वोडाफोन पर भी आती हुई दिख रही है। एक्टिव इस समय ये काउंटर हो रहा है। पीरामल एंटरप्राइजेज, इस पर पिछले कुछ मिनट में थोड़ा एक्शन बनते हुए दिखा है। एक बार पीरामल एंटरप्राइजेज का भी चार्ट पुल अप करते हैं, 960 के लेवल पर है। वागले साहब जरा देखेंगे, पीरामल एंटरप्राइजेज आज एक्शन में दिख रहा है सर? दीपांशु, पीएल थोड़ा सा हल्का सा इलिक्विड स्टॉक है, लेकिन पैटर्न अच्छा है। मुझे लगता है 975 का इसका अगला पड़ा हुआ है, 975 980 का। तो एज अ ट्रेड उधर तक 1 से 2 दिनों में मुझे दिखता है। अगर वो निकाल देता है फिर 1020 1030 तो जा सकता है। ऑन द डाउन साइड 940 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 40 का स्टॉप लॉस होगा पीरामल एंटरप्राइजेज, इस पर रखिए आप नजर। न्यू इंडिया एश्योरेंस, सुमित जी एक बार इसके चार्ट पर नजर डालें। ये भी एक मूव दिखा रहा है, 4% ऊपर है न्यू इंडिया एश्योरेंस अभी, और अच्छा खासा इस पर एक्शन बनते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट पिछले कुछ मिनटों में वापस खरीदारी लौटती हुई दिख रही है। जरा देखें सर न्यू इंडिया एश्योरेंस का चार्ट। दीपांशु, मेरे से है ना ये सवाल? बिल्कुल सुमित जी, न्यू इंडिया एश्योरेंस। दीपांशु, स्टॉक के अंदर मोमेंटम बना हुआ है। न्यू इंडिया एश्योरेंस के अंदर तेजी देखने को मिलनी चाहिए। स्टॉक के अंदर मोमेंटम बना हुआ है, और यहाँ से अभी ऊपर का लेवल में 235 रुपए से लेके 240 रुपए तक का मूव जल्दी ऊपर में देखने को मिलना चाहिए। तो जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें, जो लोग फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पे कर सकते हैं। स्टॉक के अंदर और सेक्टर के अंदर मोमेंटम बना हुआ है, स्टॉक यहाँ से जल्दी ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। दीपांशु, एक बिगुल भी बिगुल तैयार है सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। जी सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 568 569, 568 रुपए, 569 रुपए का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड के अंदर है। स्टॉक ने अभी जस्ट मोमेंटम शुरुआत की है, लास्ट 15 मिनट में ही स्टॉक में मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मेरे को लग रहा है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ से 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक का चाल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में दिखाएगा, और पोजिशनली 600 प्लस के लेवल दिखाएगा। यहाँ पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 560 561 के पास है, तो 560 के स्टॉप लॉस से LIC हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 580 पहला टारगेट, 585 दूसरा टारगेट, ये दो शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशनल टारगेट में 600 प्लस के लेवल दिखाएगा। खरीदारी करें LIC हाउसिंग। LIC हाउसिंग फाइनेंस खरीदारी करने की राय 560 के स्टॉप लॉस के साथ आपके लिए। आइए BTS BT का बिगुल मेहुल जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी देखिए, रियलिटी पैक पूरा चल रहा है, साथ ही साथ अभी
सुमित जी ने LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात की, तो हाउसिंग फाइनेंस में भी थोड़ा बहुत ट्रैक्शन आ रहा है। तो मेरा जो स्टॉक है वो है कैनफिन होम्स। कैनफिन होम्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, थोड़ा सा हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस, क्योंकि बहुत ही अच्छा मिल रहा है। 760 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 820 तक के टारगेट्स आने चाहिए आने वाले दिनों में, और उसके बाद 830 840 तक भी लग रहा है। बट यहाँ पर ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट कंफर्म होगा 790 के ऊपर, बट यहीं पर बाइंग की जा सकती है 760 के स्टॉप लॉस से। दो NBFCs और स्पेशली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर अभी अभी आपके लिए बैक टू बैक राय आती हुई दिख रही है। LIC हाउसिंग फाइनेंस में मूव है, कैनफिन में दिखा था, पीरामल की अभी हम बात कर रहे थे, वहाँ पर भी आपको एक मूव आते हुए दिखा है। तो ये स्पेस इस समय थोड़ा एक्शन में आने की कोशिश कर रहा है। बैंक्स और फाइनेंशियल्स का आज बना ही हुआ है, बट इस पूरे बाजार में एक स्पेस है जो परफॉर्म नहीं कर रही है, बट यहाँ पर भी शायद आने वाले समय में एक्शन बन सकता है। आइए जानते हैं IT। इस पर JP मॉर्गन की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। पूरी रिपोर्ट शेयर करने के लिए कुशल है हमारे साथ तैयार। कुशल बताइए, आज तो खैर IT के लिए सुस्त दिन बना हुआ है, बट JP मॉर्गन का क्या व्यू बन रहा है IT सेक्टर पर? बिल्कुल दीप, सुस्ती तेजी में तब्दील होने को तैयार है, क्योंकि जिस तरह से JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है वो अपने आप में दर्शा रही है कि आगे चलकर यहाँ पर जो ग्रोथ है वो IT सेक्टर पर वापस आने वाला है 2024 इस वर्ष में। इनफैक्ट 2023 एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि IT सेक्टर के लिए थोड़ा बॉटमिंग आउट स्पेस था, क्योंकि काफ़ी ख़राब साल बीता था ग्रोथ के लिहाज से। कई कंपनियों ने अपनी गाइडेंस भी कट की थी, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर एक रिवर्सल आगे चलकर आपको देखने को मिल सकता है। रीज़न बीइंग इन्फोसिस और LTTS, ये दो काउंटर्स है जिस पर इन्होंने अपग्रेड कर दिया है। ओवरहेड की रेटिंग अब ये देते हुए दिख रहे हैं। इन्फोसिस न्यूट्रल की रेटिंग थी, अब ओवरहेड की रेटिंग दे दी है JP मॉर्गन ने। 1400 से 1800 का टारगेट किया है। LTTS पर भी अंडरवेट से ओवरवेट की रेटिंग सीधे करी है, और 3200 रुपए के टारगेट्स पहले दे रहे थे और अब सीधा 5800 रुपए के टारगेट्स ये देते हुए दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर TCS, HCL टेक और एम्फेसिस पर भी पहले अंडरवेट की रेटिंग्स थी। इन तीनों को इन्होंने अपग्रेड कर न्यूट्रल की रेटिंग भी दे दी है, एंड टारगेट्स भी यहाँ पर सिग्निफिकेंटली रिवाइज किए गए हैं। तो छोटे और मझौले IT काउंटर्स पर JP मॉर्गन काफ़ी बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं, और इनको साफ तौर पर 4-5 बड़ी वजहें हैं जिस कारण से ये चीज़ उनको बढ़ती हुई नजर आ सकती है, या फिर आप कह सकते हैं कि IT सेक्टर का एक वापस से रिकवरी फेज स्टार्ट हो सकता है। 2023 का छोटा बेस का सीधा सीधा इनको एक तो फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 2024 में काफ़ी सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स इनके पहले से लिए हुए थे उस पर अब ये काम करना शुरू करने वाले हैं, और बड़े सेक्टर्स में यानी कि जो टेलीकॉम मीडिया वाला सेक्टर है, और साथ ही जो BFSI स्पेस है जहाँ पर इनका बड़ा जो है एक्सपोजर रहता है, वहाँ पर भी अब रिकवरी आना शुरू हो गई है। उसकी संभावना ये लगाकर चल रहे हैं। कॉस्ट सेविंग प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने पहले FY23 में लिए थे, और साथ ही अब FY24 में आगे चलकर जो जीते हुए कॉस्ट सेविंग प्रोजेक्ट्स हैं ये FY25 में मटेरियलाइज भी करते हुए नजर आएंगे। 2-3 महीने ही बाकी बचे हैं। ऑफ कोर्स जनरेटिव AI वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं नए जो भी क्लाइंट्स लेते हुए नजर आएंगे, उससे भी एक बड़ा ग्रोथ ट्रिगर बनेगा। तो 4 ये बड़ा रीजंस है जिस कारण से इनको लग रहा है कि IT स्पेस एक टर्न अराउंड सेक्टर 2024 के लिए बन सकता है। तो चलिए IT टर्न अराउंड सेक्टर बन सकता है 2024 के लिए। आपको याद होगा अनिल जी ने भी यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी। नवरत्न SIP में भी बात करी थी कि IT से जुड़े फंड्स में आप कैसे पैसे लगा सकते हैं। आज थोड़ा नरमी का दिन है, हालांकि IT इंडेक्स भी अब पूरी तरह से रिकवर हो चुका है, बट वैसे अच्छा व्यू बन रहा है यहाँ पर। जैन साहब, कोई IT स्टॉक जो आपके भी रेडार पर हो? आप तो खैर कई सारे IT स्टॉक्स कवर भी करते हैं सर। बिल्कुल, देखिए मुझे तो IT पे भरोसा है, और इनफैक्ट मिड कैप IT स्टॉक्स को एक अलग तरीके से देखना चाहिए। IT एज अ सेक्टर बहुत वेरिड है, मतलब आप सिर्फ एक IT बोल के अब उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। और बेस्ट पार्ट इज कि IT सेक्टर, जो अनिल जी ने बहुत सही बोला, हम लोगों ने भी स्मॉल कैप्स, अगर कोई भी जना हमारे पास आता है म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो बनवाने, तो मैं सबसे पहले 4 तो उनको बोलता हूँ कि स्मॉल कैप फंड डाल दीजिए आप, 4 अच्छे AMCs के, और एक थीमेटिक फंड डालिए वो IT। पहले हम लोग फार्मा की बात करते थे, अब IT की बात करते हैं, क्योंकि IT में सबसे बढ़िया बात है डाउनसाइड रिस्क नहीं है। ठीक है, US से कोई भी न्यूज आते तो इंपैक्टेड IT स्टॉक्स ही होते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, थोड़ा ग्लोबल माहौल वैसा है। बट इंडिया में भी अब इनके अलग अलग सेक्टर्स में काफी यूसेज, और जो जनरेटिव AI और जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज है वो सारी जो IT कंपनीज कर रही है उनको बहुत फायदा हो। मैं न्यू एज कंपनीज की बात नहीं कर रहा, न्यू एज टेक्नोलॉजी AI, ML और डेटा साइंसेस और ये सब में जो फोकस करते हैं। मैं ट्रेडिशनल IT और जो बड़ी कंपनियां हैं वो भी इन सब के ऊपर बहुत फोकस करने लग गई। फिर BFSI की बात हो रही थी, दिस सेक्टर इज डूइंग वेल। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि चलेंगी। और छोटे स्टॉक्स में तो मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स है पिटारे में, जो मैं IT स्टॉक्स में
एक के बाद एक रेकमेंड करते हैं। मैंने रिसेंटली आर सिस्टम्स किया था, वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, साइबर टेक है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, सिग्निटी है, सारे स्टॉक्स चल रहे हैं, इवन परसिस्टेंट सिस्टम्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं। फिर आपके मतलब द लिस्ट इज एंडलेस, सो आई कैन कीप ऑन टॉकिंग अबाउट द आईटी स्टॉक्स। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि बिल्कुल इन स्टॉक्स में निवेशित रहना चाहिए, और मिड कैप आईटी स्टॉक्स और स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स में काफी अच्छी वैल्यू दिखती है कई स्टॉक्स में। जी, तो ये है जी जी जैन साहब, नहीं जैन साहब बोलिए आराम से बोलिए। हमारे पास 3:30 बजे तक समय भी है समय। और किसी का कोई कॉल भी नहीं है अभी, कोई कतार में नहीं, मतलब जहाँ से लाइन शुरू हो रही थी खत्म भी वहीं हो रही है, आप अकेले हैं लाइन में जी। अब बोलते रह गया डेटामैटिक्स और डीलिंग, ये दो स्टॉक्स, डीलिंग क्योंकि हार्डवेयर में, आईटी हार्डवेयर में, और डेटामैटिक्स आपको रेकमेंड किया और जबरदस्त चल रहा है। पूरी डिटेल बताओ, खाली नाम लेने से क्या होगा, हमारे पास टाइम है। नहीं, डेटामैटिक्स की कंपनी है, काफी सारे उनके प्रोडक्ट्स है जो आ रहे हैं, अच्छी ग्रोथ दे रहा है, अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड है, तो कहीं कोई इश्यू नहीं है। मतलब डेटामैटिक्स वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे बहुत सस्ता लगता है। और डीलिंग अगेन वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ता। जिस तरीके से हमारे ये जो हार्डवेयर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और सरकार की जो ओवरऑल फोकस है, अगर आप डेटा सेंटर्स की बात करें, इन सब के ऊपर, डेटा वेयर हाउसिंग और इन सब के ऊपर, तो उसकी वजह से डीलिंग कैन डू है। बंसल जी बहुत मुस्कुरा रहे। बंसल जी, आपको किसी आईटी शेयर पर राय लेनी है जैन साहब से? किसी का फंडामेंटल चाहिए, जल्दी बोलो। नहीं अनिल जी, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं, अनिल जी फ्री है और आप सबके भी नहीं अनिल जी, मैं अनिल जी जी नहीं अनिल जी उसी पे बोल रहा हूँ। अनिल जी, आपने जब बोला ना कि आराम से बोलो जैन साहब को कि किसी को कोई कॉल नहीं देना है, हाँ। तो अनिल जी मतलब कि घोर कलयुग आ गया है। मतलब कि कुणाल जी यूं बैठे हुए थे, यूं ही बैठे रहे अनिल जी, कोशिश भी नहीं करी कि स्क्रीन पे दिखाऊं कि कुछ देख रहा हूं, ढूंढ रहा हूं अनिल जी। मतलब कि मैं देख रहा हूं अनिल जी, हैट्स ऑफ टू यू अनिल जी, कुणाल जी को। मतलब कि कोशिश तक नहीं करी, यूं के यूं ही बैठे रहे अनिल जी। एकदम सही कह रहे, मैंने भी नोटिस किया। और यही वजह है कुणाल जी जिंदगी में कभी एक्टर नहीं बन पाएंगे। इनको आर.के. बैनर के तले अपनी फिल्में ही प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। एक्टिंग में जैन साहब को ही लेना पड़ेगा, चाहे कैसा भी करें, लेकिन लेना जैन साहब को ही पड़ेगा। देखो जैन साहब ने धड़ा डायलॉग भी बोल दिए, 2-4 और स्टॉक भी बता दिए। जी कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं सफाई में, जिस पर हम भरोसा नहीं करेंगे? अनिल जी देखिए, अगर जैन साहब को हमने अनिल जी एक्टर ले लिया तो फिर म्यूजिक कौन देगा अनिल जी? तो अनिल जी उनका तो स्थान रिजर्व्ड है अनिल जी, ही विल बी द म्यूजिक डायरेक्टर। ओहो, चलो ठीक है, कोई बाहर से ही लाना पड़ेगा फिर एक्टर में साहब, क्या कर सकते हैं, पीछे से देना पड़ता है। अच्छा बैकग्राउंड स्कोर, हाँ बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक तो देते रहेंगे, पीछे से वो पहले काम हो जाता है। कोई भी मूवी बनते तो म्यूजिक पहले बन जाती है, गाने पहले बन जाते हैं और एक्टिंग बाद में चलती रहती है। चलो बढ़िया, तो जैन साहब दोनों काम कर लेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सुमित जी सोचेंगे मेरा नंबर कब आएगा, मेरे को साइन नहीं कर ले तो सर किशोर कुमार ऐसा बढ़िया है। मतलब अभी तो ये वो एंग्री यंग मैन टाइप वाली बना रहे, कोई चॉकलेटी हीरो टाइप की फिल्म बनाएंगे तो आपको कांटेक्ट करेंगे, है ना। चलिए, तो ये है जैन साहब की तरफ से आईटी शेयरों पर बढ़िया राय निकल कर आती हुई दिख रही है। एक्शन भरपूर यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सर, आईटी तो इस समय बढ़िया योगदान आपको दिखा रहा है। एक दो और काउंटर्स जहाँ पर आपको मूव एक इंटरेस्टिंग आती हुई दिख रही है। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें दोपहर को एक मूव आई थी, उसके बाद थोड़ा रेंज में है, बट 2% ऊपर BEL ट्रेड कर रहा है इस समय। एक बार जरा श्रीकांत जी से BEL के चार्ट पर राय ली जाए। श्रीकांत जी जरा देखें आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का चार्ट सर। बिल्कुल, तो इनफैक्ट दीपांशु अगर इसके टेक्निकल पैटर्न को देखें तो पिछले जो 1.5 या 2 महीने से इसमें रैली बनी है वो काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें काफी शैलो करेक्शन आ रहा है और एवरी टाइम करेक्शन के बाद ये अपनी प्रीवियस हाई को क्रॉस कर रहा है। बेस्ड ऑन टेक्निकल फॉर्मेशन तो मुझे लग रहा है कि अभी ये स्टॉक इसके नेक्स्ट लेवल्स बेस्ड ऑन एक्सटेंशंस, बिकॉज ये क्या ब्लू स्काई टेरिटरी में, तो उसी लाइक कोई रेजिस्टेंस या कोई पर्टिकुलर लेवल समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर एक्सटेंशन अगर ड्रॉ करते हैं तो समझ में आ रहा है कि 200 से लेकर 205 के लेवल्स ये दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि जो उसने अभी शॉर्ट टर्म करेक्शन किया था 180 के करीब का, उसे एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर करें और करंट लेवल से लॉन्ग पोजीशंस बनाए। वैसे भी ओवरऑल डिफेंस में अच्छी तेजी बनी है और इसमें अगर देखा जाए तो फंडामेंटली प्लस जिसके टेक्निकल फॉर्मेशंस काफी स्ट्रांग है उसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करने की राय रही। ओके, तो ये है आपके लिए BEL करंट पोजीशन से लॉन्ग करिए। आई थिंक श्रीकांत जी की तरफ से एक कॉल भी है इस समय, बिल्कुल उनके लिए BTS BT का। बताएं सर।
बिल्कुल। तो दिपांशु, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जैसे आज एनबीएफसीज में अच्छी तेजी बन रही है और एक एक करके स्टॉक्स अपने इम्पोर्टेंट लेवल्स को क्रॉस कर रहा है, हमें लगता है कि फ्यूजन कैपिटल, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, ये कंपनी ऐसी है कि जहां पे हमने काफी अच्छा कंसोलिडेशन देखा था तकरीबन 560 और 620 के अंदर, उन्हीं लेवल्स को भी छूते हुए वापस ये रिकवरी मोड में आ चुका है। पिछले अगर आप 10-15 दिन की वॉल्यूम्स को देखते हैं तो वहां पे अच्छा खासा इजाफा हुआ है और साथ ही साथ डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम भी बढ़े हैं। टेक्निकल फॉर्मेशन में ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद इसमें एक असेंडिंग ट्रायंगल भी बन रहा है। तो करंट लेवल से अगर इसमें तेजी बनती है तो ये स्टॉक 650-660 के लेवल्स इवेंचुअली दिखा सकता है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में 620 के लेवल्स नजर आते हैं। तो करंट लेवल से फ्यूजन कैपिटल को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें अराउंड 598 के करीब का स्टॉप लॉस रखें और करंट लेवल से फ्यूजन कैपिटल को लॉन्ग करें। नहीं, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस ये है वो स्टॉक्स जहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए श्रीकांत जी की तरफ से आती हुई दिख रही। मेरे ख्याल से पहली बार ही इस स्टॉक पर मैंने राय सुनी है हमारे चैनल में, क्योंकि ज़्यादातर एक्सपर्ट्स के लेवल पे का जैन साहब ने किए, जैन साहब क्लेम कर रहे हैं सर। जैन साहब कब किया? यस सर, कब जेम स्टॉक रहा हुआ अनिल जी, कब? 350-60 के लेवल्स पे। ओ, आजकल क्या आप जब तक 5वीं 6ठी बार नहीं आता ना जेम स्टॉक में, तब तक हम याद नहीं रखते। आजकल आपको वैसा हो गया ना, ये 4थी बार, ये 5वीं बार, ये 8वीं बार। जी, टाइम बेस्ट पार्ट क्या, एक बार ही दिया, और जब दिया था लास्ट ईयर दिसंबर में दिया था, उसके बाद नॉन स्टॉप चला है। और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में मैं थोड़ी मतलब चैनल चेक्स और ये सब करके उस टाइम पे दिया था। ये खराब टाइम पे आईपीओ आया था और काफी सस्ते वैल्यूएशन पे कंपनी ने अपने मतलब एक तरीके से आईपीओ लिया है, और प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स और ये सब देखते हैं। और मैनेजमेंट को फिर आपके साथ न्यूज पर व्यूज पे सुना भी था और कॉन्फिडेंस आ गया, थोड़ा चैनल चेक किया, तो फिर उसके बाद मैंने इसको रेकमेंड भी किया है। इट डिड वेरी वेल, 340 to 350-60 के रेंज में दिया था। 354 रुपए पर जैन साहब ने रिकमेंड किया था 15 नवंबर 2022 को। ऐसे जैन साहब ने हमें रिकॉर्ड्स भेजे हैं, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। वाह क्या बात है। बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल। आइए 2 बिगुले, पहले वागले साहब के लिए, फिर सुमित जी के लिए वो वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, ये जो कॉल मैं देने जा रहा हूँ ये बिल्कुल भी बीटीएसटी या इंट्राडे नहीं है। ये 2 से 3 हफ्ते का पोजिशनल कॉल है, लेकिन पैटर्न बहुत ज़्यादा क्लियर है। चोला फाइनेंस में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है, अभी 1299 1300 का करंट भाव है। आप एक 10 रुपए की बाइंग रेंज रखें 1300 से 1290 की। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1265 का, जो भी काफ़ी लंबा है, लेकिन मेरा टारगेट भी उतना ही लंबा है। मेरे को लगता है ये स्टॉक 1400-1430 तक के बीच में जाने के लिए तैयार है। कम से कम 121 रुपए की मूव यहाँ से मिलेगी। इसके लिए आप 30-35 रुपए की रिस्क ले सकते हैं। टाइम फ्रेम 3 से 4 हफ्ता, प्रोबेबली 1 महीने का टाइम फ्रेम लेके होल्ड करिए। 1265 के स्टॉप लॉस के साथ 1430 के लक्ष्य के लिए करें आप खरीदारी। आइए सुमित का सुपरहिट। सुमित जी बताएं। अनिल जी, ये फाइनेंशियल स्टॉक्स में एक एक करके सब में मोमेंटम आ रहा है। अभी जो स्टॉक में बोलने जा रहा हूँ 170.50 171 का अभी भाव है, 170 रुपया 50 पैसा 171 का अभी भाव है। और ये स्टॉक भी मैं डबल डिजिट में लोअर लेवल से कंटिन्यूसली बहुत टाइम से रिकमेंड करते हुए आ रहा हूँ। स्टॉक का नाम है L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है, स्टॉक में ब्रेकआउट है, स्टॉक कंटिन्यूस अपट्रेंड के अंदर में है, बीच में छोटा मोटा डिप आता है, ओवरऑल अपट्रेंड रिज्यूम करता है। ये स्टॉक मेरे को लग रहा है कि अभी यहाँ से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। यहाँ पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। 166, 166, 167 ये स्टॉक का भी इमीडिएट नीचे में सपोर्ट है, तो 166 के स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा L&T फाइनेंस के अंदर। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 177 का पहला टारगेट, 180 का दूसरा टारगेट, ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशनल टारगेट में मेरे को लगता है कि 200 का लेवल स्टॉक क्रॉस करेगा। फिलहाल शॉर्ट टर्म के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस में करें खरीदारी, यहाँ पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। और सुमित जी, आपके एक और स्टॉक में एक्शन बन रहा है जो थोड़ी देर पहले आपने रेकमेंड किया था, GMR एयरपोर्ट्स।
लगभग 2 करोड़ शेयर्स के सौदे जीएमआर एयरपोर्ट्स पर होते हुए दिखे हैं। आधे % से ज्यादा की इक्विटी का सौदा इस काउंटर पर अभी अभी हुआ है और फ्रेश डेज हाई पर ये ट्रेड भी कर रहा है। हिमांशु जी के तो कल के टारगेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। सुमित जी ने भी आज आपको 88 और 90 के टारगेट्स दिए हैं और उसके बाद एक बड़ी ब्लॉक डील होते हुए दिख रही है। लगभग आधे % से ज्यादा की ब्लॉक डील आपने जीएमआर एयरपोर्ट्स में होते हुए देखिए। तो इस स्टॉक पर भी रखिए नजर, एक्शन में आ रहा है और बड़े सौदे भी इस पर हो रहे हैं। बट एक और स्पेस जो काफी ज्यादा एक्शन में है, हमने देखा ओवर न्यू ईयर स्विगी जोमेटो रिकॉर्ड ऑर्डरिंग यहां पर होती हुई दिखी है। जोमेटो के तो ढेरों अपडेट्स आए थे, बट स्विगी के लिए इसके अलावा भी एक इंटरेस्टिंग अपडेट आ रहा है जो आशीष हमें बताने जा रहे हैं। आशीष बताइए, स्विगी में क्या चल रहा है? दीपांशु, स्विगी कंपनी अपना आईपीओ लाने की तैयारी करी और इससे पहले अगर आप देखें तो कंपनी के लिए कुछ अच्छी खबर है कि इन्वेस्टरों ने लगातार 2 बार इनकी वैल्यूएशन जो है वो बढ़ा दी है। अभी फिलहाल अगर आप देखें तो अक्टूबर के अंत में जो इन्होंने वैल्यूएशन का रिव्यू किया उसके मुताबिक अगर आप देखें तो 6% जो वैल्यूएशन है वो बढ़ाया। 8.3 बिलियन डॉलर के आसपास जो है कंपनी को वैल्यू कर रहे हैं। और इससे पहले अगर आप देखें तो लगातार यहाँ पर वैल्यूएशन कट्स के भी सिलसिले देखने को मिले थे। उस दौरान अगर आप देखें तो जोमेटो का प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया देखने को मिला था। अभी आप जनवरी 2023 में अगर आप देखें तो स्विगी ने वैल्यूएशन काफ़ी कट किए थे, 33% से घटाए थे और $5.5 बिलियन के आसपास वैल्यू कर रहे थे। अब वहाँ से अगर आप देखें तो लगभग अच्छी खासी दुगनी की वैल्यूएशन ये दे रहे हैं और जो कम ग्रोथ के लेकर चिंता थी इसके चलते लगातार इन्होंने जो वैल्यूएशन है वो कट किया। हालांकि इसके बाद अगर आप देखें तो जो बैरन कैपिटल हैं इनकी तरफ से भी जो रिपोर्ट आई थी यहाँ पर आप देखें तो इनके जो वैल्यूएशन ऐसे 34% से बढ़ाया है। अब ये भी फेयरली अगर आप देखें तो $8 बिलियन के आसपास का जो है वैल्यूएशन स्विगी को दे रहे हैं। यानी अब पूरा जो स्पेस है इसके लिए काफ़ी टर्न अराउंड देखने को मिला है। स्टॉक में जोमेटो की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन है। अब 2024 में स्विगी की 8,300 करोड़ रुपए की आईपीओ लाने की योजना भी है और अक्टूबर 2022 के बाद से अगर आप देखें तो जोमेटो का स्टॉक कैसा है जिसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो पूरा स्पेस बजिंग है। जोमेटो के साथ साथ अब स्विगी की भी जो वैल्यूएशन है ऐसे भी अब जो निवेशक हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जोमेटो के शेयर प्राइस को देखकर ये लोग वैल्यूएशन बढ़ा रहे हैं या फिर जोमेटो का शेयर प्राइस इनकी वैल्यूएशन को देखकर फिर बढ़ रहा है? दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, लिंक्ड है, लेकिन ग्रोथ को लेकर जो पहले कंसर्न्स थे अब वो थोड़े से साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और हमने देखा भी है जोमेटो ने प्लेटफॉर्म फीस भी बढ़ाई है। बाजार भी जोमेटो को रिसेंटली रिवॉर्ड कर रहा है, तो स्विगी भी एक्शन में आ रहा है। जैन साहब, इस साल शायद स्विगी का भी आईपीओ आ जाए, हु नोज, बट डेफिनेटली स्पेस में एक्शन बन रहा है। दोनों ही बड़े प्लेयर्स में काफी मूवमेंट आ रहा है और अब जोमेटो का भी वैल्यूएशन बढ़ा है। आई डोंट नो इसका अब जोमेटो के शेयर प्राइस पर इफेक्ट आना चाहिए, फिर जोमेटो के शेयर प्राइस को देखकर स्विगी के वैल्यूएशन पर भी इम्पैक्ट आ रहा है। आपकी क्या राय है सर? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये एक स्टॉक है जो एक्चुअली में मुझे, मगर सारे जो न्यू एज कंपनीज आई है उनमें से इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंस आता है। ये एक रीजन क्यों है कि ये इतना इजीली रिप्लेसेबल बिजनेस नहीं, और जिस तरीके का इनका टॉप लाइन बढ़ा है और जो मैं मैनेजमेंट को सुना और जो कन्विक्शन आया उसको उनको सुनकर कि जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन ऐसी बढ़ेगी और 1000 करोड़ का एक बॉटम लाइन ये कर देंगे एक समय पे, और स्विगी एंड जोमेटो और भी जेप्टो ये सब भी हैं, तो कुछ मतलब ट्रिगोपोलिस्टिक मार्केट या एक ओलिगोपोलिस्टिक ज्यादा नंबर ऑफ प्लेयर्स नहीं है और बहुत बड़े एंट्री बैरियर। इट्स नॉट इजी टू सेट अप सच काइंड ऑफ बिजनेसेस। बहुत छोटे छोटे आके बहुत लोग गए भी, तो आई थिंक कि यहाँ पे सर्टेनली ये लोग को बहुत बड़ा आगे भी बिजनेस मिलेगा और दिस इज देयर टू स्टे इन नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ये हर बार बढ़ते रहेंगे, हर न्यू ईयर पे और हर दिवाली पे कहीं ना कहीं ये नए रिकॉर्ड्स बनाएंगे। सो आई थिंक स्विगी और ये दोनों चलेंगे। एंड हमारे चैनल पे तो शायद 60 रुपए पे ही रेकमेंड कर दिया था और अनिल जी ने सबसे पहले किया था, तब मेरा कन्विक्शन उतना नहीं आता था, बट अब धीरे धीरे कन्विक्शन यूं आने लगा कि डिप्स पे आए तो स्टॉक को लीजिए, बाकी हो सकता है डिप्स का मौका भी नहीं दे, तो जिनको लेना है वो धीरे धीरे टारगेट में बाय करे। ये कॉन्ट्रारियन बेट भी हो सकती है मार्केट के लिए। कोई कॉन्ट्रारियन बेट भी हो सकती है। देखते हैं, दोनों बड़े प्लेयर्स में रिसेंटली आपको बड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। इस बीच मैच में भी इंटरेस्टिंग मूव आ रहा है। मार्कम, जिन्होंने अपनी सेंचुरी बनानी थी, वो अब आउट हो गए हैं सेंचुरी बनाने के बाद। 8 विकेट हो गए हैं। देखते हैं थोड़ी देर में अगर यहाँ पर ऑल आउट नहीं हो जाएगी तो। सुमित जी तैयार है अपनी कॉल के साथ? बिगुल निकले सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 153 रुपया, 154 रुपया, 153, 154 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक के अंदर ब्रेकआउट है। स्टॉक पिछले 7-8 दिनों से कंटिन्यूसली ऊपर का मूव दिखा रहा है।
आज भी स्टॉक के अंदर एक बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है और अभी डेज हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर यहाँ से 8 से 10 रुपए का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है डीसीबी बैंक वो लोग अभी होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 148 149 के पास है, तो 148 का इसके अंदर स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट 160 रुपए का, दूसरा टारगेट 165 रुपए का। ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है। जिस तरह का इसके अंदर डेली चार्ट और वीकली चार्ट में स्ट्रक्चर बना हुआ है, डीसीबी बैंक यहां से बड़ा मूव दिखाने को तैयार है। फिलहाल 160 165 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें डीसीबी बैंक। 160 165 के लक्ष्य के लिए डीसीबी बैंक, ये है बड़े दिनों बाद आता हुआ एक्शन में। यहाँ पर खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आते हुए दिख रही। बैंक्स में भी एक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। एनबीएफसी के बाद छोटे बैंक्स में अब भारी भरकम उछाल दिखाते हुए। आइए बढ़ते हैं आगे, और हम तो आगे बढ़ ही रही, टीम भी आगे बढ़ रही है और अब 9 विकेट हो चुके हैं। बिल्कुल 64 रन की लीड है। सर इसी शो में मैच खत्म करवा दीजिए, हमारी बैटिंग भी अभी बस नहीं हो पाया। रोहित शर्मा आके करेगा, रोहित शर्मा आएगा ना, हमसे नहीं होगा। लंच भी तो करना है। अच्छा हाँ, लंच भी 3:30 बजे लंच करना है। इस ये बोलो इस शो में साउथ अफ्रीका को आउट कर दो, वो तो अब साउथ अफ्रीका को आउट करते वैसे भी लंच करना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि जनरली जब ऐसा लंच के आसपास होता है ना, तो फिर वो ब्रेक हो जाता है। 1 घंटे ही तो मैच को शुरू हुए, 1 घंटे ही 60 रन बनाने तो पहले घंटे में 2 क्या है, 2 दिन में मैच खत्म हो, 3 दिन घूम पाएंगे अच्छे से। साउथ अफ्रीका देखो आसपास के पहाड़ वहाड़ों, कैपटाउन के बढ़िया दिख रहे हैं एकदम। और ये पहाड़ अपने हिंदुस्तान में होता नहीं, ये हम देखना मैच में तो 4-5 तो मंदिर बन गए होते अब तक उसके ऊपर, है ना। हाँ, पहाड़ अच्छा दिखे, बन जाती है। हाँ, अच्छी हरियाली वाले पहाड़ हों, लेकिन अच्छी जगह बन जाती है। साउथ अफ्रीका घूमो 3 दिन आराम से, और क्या है। तो जिन लोगों ने 5 दिन की टिकट ली होंगी उनका क्या? हैव फन और क्या मतलब 5 दिन फ्री हो गए, लिए 3 दिन आपने सोच के ली होगी ना कि मैच देखने जाऊंगा, कहीं और जाओ। ये तो ऐसे, ये तो बड़ा नुकसान वाला है। तो मतलब इवन एडवर्टाइजर्स के लिए भी मुश्किल हो जाती है कि अब उन्होंने नई ऐड चली गई कुछ करना चाहिए ऐसे 3 दिन जो सडनली फ्री मिल जाए प्लेयर्स। उसका सिंपल है एकदम, करना चाहिए। बहुत अच्छा आइडिया मेरे पास है जी, बताइए। 3 वनडे कर लो जो फ्री है देते हैं। भाई अदरवाइज भी तो खेलते हैं ना, 3 वनडे करा लो, क्या दिक्कत है। हाँ, 90 ओवर दिन के खेलने होते हैं। 90 ओवर तो होते ही, तो चलो हो गया। 50 वाला मत रखो, 30 35 40 वाला रख लो। 2020 भी करा सकते हैं। 2020 करा कुछ तो कराना चाहिए, कुछ तो कराना चाहिए। कुणाल जी, आपको कुछ आइडिया इस पे क्या करवाया जा सकता है जब आदमी 5 दिन के बजाय 2 ही दिन काम करे? जी अनिल जी अनिल जी मेरे पास पूरा आइडिया है। अनिल जी, करना ये चाहिए। जायंट स्क्रीन तो लगी हुई है, लोग भी वहां पहुंचे हुए हैं। जी बिजनेस दिखाएं उन्हें अनिल जी, और प्रेरित करें कि ट्रेडिंग करें वो लोग सभी। तो अनिल जी, इससे उनका भी फायदा होगा, बाजार का भी फायदा होगा, हमारी टीआरपी का भी होगा। तो अनिल जी, ये करना चाहिए। वैसे घर पे काफी क्रिकेटर्स हैं, और अफ्रीका में तो व्यूअरशिप भी आप पता भी लगा कर रहे थे। बिल्कुल, और काफी क्रिकेटर्स हैं जो मार्केट में बड़े एक्टिव हैं। कई सारे एक्स क्रिकेटर्स, सचिन तेंदुलकर ने पैसे भी लगाए थे अभी। हाँ, इवन MS धोनी का जो इंटरव्यू आपने सुना होगा, उन्हें सब पता है, कॉल पुट वगैरह ये कहाँ पर है। अच्छा, कई सारे एक्स क्रिकेटर्स को मैं जानता हूँ पर्सनली जो मार्केट में अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं और बढ़िया इन्वेस्ट करते हैं। और ज़्यादातर लोगों ने इन्होंने डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कोविड के बाद ही शुरू किया। राइट। तो कोविड के वक्त जब मार्केट ख़राब था और जब घर पे सब लोग बैठे थे, वहाँ से शुरुआत जो हुई, काफ़ी एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, काफ़ी एक्टिव ट्रेडर्स हैं, कमेंटेटर्स से लेके एक्स क्रिकेटर्स। तो अभी जो क्रिकेटर उनसे तो मुलाकात कम होती है, बट एक्स क्रिकेटर से उनसे बातचीत होती है, मुलाकात होती है, और जे बिजिस के लगातार नियमित दर्शक हैं। आइडिया अच्छा है कुणाल जी का। कुणाल जी का आइडिया बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। आइए बढ़ते आगे। इंडिगो की तरफ से एक अच्छी खबर आ रही है कंज्यूमर्स के लिए। इंडिगो ने फ्यूल सरचार्ज हटाया है। क्या है इसकी वजह, और क्या इसके बाद कुछ हवाई किराए कम होंगे क्या? ये अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका जवाब कुशल के पास से तैयार। कुशल, बताइए। बिल्कुल सर, यहाँ पर इंडिगो की तरफ से एक कह सकते हैं कि ETF की कीमतों में जिस तरह की गिरावट पिछले 3 महीनों में आई है, उसका जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर्स को पास ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने ETF की घटती कीमतों को ध्यान में रखते हुए जो अपना फ्यूल सरचार्ज है, जो अक्टूबर 2023 में यानी कि पिछले साल जो इन्होंने लगाया था, ETF की कीमतों में लगातार जो बढ़त होती हुई दिखी थी। इनफैक्ट आप अगस्त से लेकर अक्टूबर तक देखेंगे तो यहाँ पर तीनों ही महीनों में ऑलमोस्ट 27% तक की बढ़त आपको ETF की कीमतों में बनती हुई नजर आएगी। और इसकी वजह से ही इन्होंने फ्यूल सरचार्ज ये लगाया था, जिसके अंतर्गत अलग अलग ब्रैकेट्स में डिस्टेंस वाइज 300 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का यहाँ पर फ्यूल सरचार्ज इन्होंने रखा था। तो ऑफकोर्स फ्लाइट टिकट्स उस वजह से भी थोड़ी और ज़्यादा महंगी हो रही थी, बट अब यहाँ पर ये जो सरचार्ज इन्होंने हटाने का फैसला आज से लिया है, वो
स्पेसिफिकली कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी बेहतर विकल्प अब आगे चलकर माना जा सकता है कि ओवरऑल अगर आप टिकट प्राइस को कंसिडर करेंगे, क्योंकि एटीएफ की कीमतों में लगातार तीसरा महीना ऐसा है जब 1 जनवरी को भी ये कीमतें कटती हुई नजर आई है और कुल मिलाकर नवंबर से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 5, 9, 4, 13% तक की आपको यहाँ पर कटौती भी होती हुई दिख चुकी है। और एविएशन कंपनियों के लिए एटीएफ की जो ऑपरेशनल खर्च है एटीएफ उसका करीबन 40% हिस्सा जो है कंप्राइज करता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सीधा सीधा जो कॉस्ट पे इम्पैक्ट अब हो रहा था, अब जो राहत मिलती हुई दिखी है उस राहत को इन्होंने ग्राहकों को भी पास ऑन किया है। इसी वजह से यहाँ पर कंज्यूमर्स के लिए ये अच्छी खबर बन रही है इंडिगो की तरफ से। ये तो कंज्यूमर्स के लिए अच्छी खबर है, एयरलाइन ने सीधा फ्यूल सरचार्ज पास ऑन कर दिया है और अच्छी खबर है। टिकट बुकिंग पर आप जाएंगे तो थोड़ी राहत आपको मिलेगी भी। स्टॉक में भी हमने रिसेंटली एक्शन देखा है, कच्चे तेल के दाम जो गिरे थे उसके बाद एक्शन में ये आते हुए भी आपको दिखा था काउंटर। आज भी मूव है। पहली तारीख को अनिल जी की तरफ से रिकमेंडेशन भी थी स्टॉक ऑफ द डे में, उसके बाद कल हमने देखा पहला टारगेट भी इसका हिट हुआ था और इंटरग्लोब एविएशन अभी भी एक्शन में आपको दिख रहा है। एक बार मेहुल जी से चार्ट पर राय ले लें। मेहुल जी एक बार जरा देखें सर इंटरग्लोब एविएशन का चार्ट और अगले लेवल्स बताएं सर इसके लिए। देखिए बहुत ही बेहतरीन चार्ट है दीपांशु। इंडिगो का ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, एट द सेम टाइम ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट थोड़ा सा 3020 के आसपास अगर ये क्लोज होता है अभी आने वाले सेशंस में तो कंफर्म भी हो जाएगा। तो उसके चलते यहाँ पर 3200 3150 तक की जगह ऑन द अपसाइड है। ऑन द डाउनसाइड सपोर्ट इसका है तकरीबन 2850 के आसपास का, तो बने रही है 2850 के स्टॉप लॉस से। इनफैक्ट अगर 3020 के ऊपर ये काउंटर सस्टेन होता है तो ऐड भी कर सकते हैं और अपसाइड में 3150 3200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए इंटरग्लोब एविएशन। बड़े लेवल्स यहां से आते हुए दिख सकते हैं। सुमित जी के पास चलते हैं, कैश का ऑप्शन। बताएं सुमित जी। दीपांशु, कैश का ऑप्शन में स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 1043, 1044, 1043, 1044 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल के अंदर ब्रेकआउट है। स्टॉक यहां से बढ़िया मूव दिखाने को तैयार है। इसके अंदर 1040 का कॉल 24-25 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। भारती एयरटेल का 1040 का कॉल यहां पे लेने का सलाह रहेगा। भारती एयरटेल में रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक हो रहा है। मेरे को लग रहा है कि यहां से एक बढ़िया मूव दिखाने को तैयार है। इनफैक्ट आने वाले समय में भारती एयरटेल में 1100 प्लस के लेवल देखने को मिलने चाहिए। फिलहाल अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो स्टॉक जस्ट लेफ्ट टाइम हाई बना रहा है और स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से ऊपर के अंदर 1055, 1065 ये लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए। इसके लिए ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेने का सलाह रहेगा। 1040 का कॉल खरीदारी करें, 16 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 33 रुपए का पहला टारगेट, 36 रुपए का दूसरा टारगेट, खरीदारी करें भारतीय एयरटेल का 1040 का कॉल। 33 और 36 के टारगेट्स के लिए 1040 का कॉल खरीदना है। यह है आपके लिए भारतीय एयरटेल पर रहा है। फिलहाल 25 रुपए के आसपास आपको ये ट्रेड करते हुए दिखेगा भी। तो मूव टेलीकॉम में आ भी रही है रिसेंटली। वोडाफोन इंडस के बाद अब भारतीय एयरटेल का वक्त आपको आते हुए दिख रहा है। काफ़ी बढ़िया एक्शन इस पर बना हुआ है। इस बीच लगातार दूसरे दिन पीवीआर आइनॉक्स में आपको बिकवाली दिख रही है। कल भी हमने हाईलाइट किया था, टॉप लूजर था कल भी ट्रेड में, आज भी टॉप लूजर बना हुआ है ट्रेड में। श्रीकांत जी, इसके चार्ट में क्या चल रहा है? पीवीआर आइनॉक्स लगातार 2 दिन से सेलिंग प्रेशर आ रहा है सर। बिल्कुल, तो इनफैक्ट दीपांशु यहाँ पे भी हमने एक साइडवेज एक्टिविटी देखी है स्टॉक में, और जब इसमें फॉल आया था तो फॉल अगर आप देखेंगे पिछले 3 या 4 महीने के चार्ट को, तो कई बार इसमें जो सेलिंग हुई है वो काफी रैपिड सेलिंग हुई है, और उस कंपैरिजन में जो बाइंग हुई है उसमें हमने काफी ग्रेजुअल एक्टिविटी देखी है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी भी प्रेशर में रहेगा, शायद 1550 और 1800 के रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा। करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि अगर कोई लॉन्ग पोजीशंस हो तो उसे 1640 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड किया जा सकता है। बट अगर 1640 अगर ये तोड़ देगा तो मुझे लगता है कि 1500 1550 के लेवल से दिखा सकता है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि अभी भी इसमें कॉशियस रहना जरूरी है। और मुझे लगता है बाकी के काफी सारे मीडिया स्टॉक्स है, वहाँ पे परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, उनमें भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये है आपके लिए
PVR यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहना ज़रूरी है। इस बीच मैक्रोटेक देखिए, इस पर एक बड़ा ब्रेकआउट थोड़ी देर पहले आपको आते हुए दिखा है, बड़ी मूव इस पर आई थी, एक डिप आया, उसके बाद वापस आप मूव देख रहे हैं, 10% ऊपर मैक्रोटेक है, अभी अभी 1125 के लेवल्स तक ये काउंटर आपको जाते हुए दिख रहा था। नज़र रखिए, अपने रेडार पर रखिए, बड़ा एक्शन इस पर आ रहा है। और हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज़, ये भी रियल एस्टेट से जुड़ा स्टॉक है, जहाँ पर आपको फिर से एक बड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो अच्छी मूव इन दोनों काउंटर्स में इस समय बन रही है। एक दो और काउंटर्स जहां पर अच्छी मूव आपको बनती हुई दिख रही है, बॉम्बे बर्मा, इस पर भी रखें नज़र, 7.25% का एक उछाल आया हुआ है। अगेन ये काउंटर भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। रियल एस्टेट से जुड़े स्टॉक्स पर आज आपको एक अच्छी मूव बनती हुई दिख भी रही है। बोरोसिल रिन्यूएबल्स, ये भी अच्छे मूव में दिख रहा है। जैसा बोरोसिल रिन्यूएबल्स है, कवरेज में 4.5% की मूव आ रही है, धीरे धीरे करके रिसेंटली ये स्टॉक काफ़ी अच्छे एक्शन में रहा है सर। बिल्कुल, देखिए आज ये जो मैं सस्टेनेबिलिटी वाली बात कर रहा था और ये जो ईवी की बात आए या रिन्यूएबल्स की बात आए, रिन्यूएबल एनर्जी की बात आए, इन सब का बेनिफिशियरी ये स्टॉक भी होता है। और थोड़ा सा ये स्टॉक वैसे अंडर परफॉर्मर रहा है क्योंकि वैल्यूएशंस के लिहाज से काफी हद तक महंगा ही था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक जिनके पास है वो होल्ड करके रखे, और मुझे ऐसा लगता है एक अच्छा पुल बैक प्ले है। एंड सेक्टर को लेकर काफी सारी न्यूज आगे भी आने वाली है और कुछ न्यूज अभी भी चल रही है। तो आई थिंक इसको बेनिफिट मिलेगा इन सब का, क्योंकि जिस सेगमेंट में है सोलार ग्लासेस और ये सब जो फोटोवोल्टिक ये सब बनाते हैं, तो सर्टेनली इसको फायदा तो मिलेगा। DCM श्रीराम लिमिटेड, आई थिंक जैन साहब आप इसे भी कवर करते हैं, 1080 के लेवल पर है, अभी अभी एक स्पाइक आ रहा है इस काउंटर में। खबर है 12,000 करोड़ के निवेश के लिए गुजरात सरकार के साथ इन्होंने भी MOU किया है। वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए हम तैयार हो ही रहे हैं। 7% का स्पाइक, और जैन साहब अभी अभी आया DCM श्रीराम लिमिटेड में, अब 1125 के लेवल्स आ गए हैं सर इसमें। बिल्कुल, ये स्टॉक भी देखिए मूव ऐसा ही देता है। इसको मैंने काफी दिनों, इनफैक्ट मैंने जेम्स में भी दिया हुआ स्टॉक को, DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी और DCM श्रीराम लिमिटेड भी है। तो ये बड़ा वाला DCM श्रीराम लिमिटेड है, और एक तरीके से ये मतलब अलग अलग इंडस्ट्रीज में है, सीमेंट में है, फर्टिलाइजर्स एकदम फॉर्म में है, सीमेंट भी फॉर्म में है, फिर केमिकल्स में भी है, और जो बड़ा इन्होंने न्यूज आया उसका भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। सो ओवरऑल सबसे बड़ा पॉइंट इस स्टॉक में ये है कि वैल्यूएशन कंफर्ट देता है, और ओवरऑल पूरी तेजी में उस हिसाब से मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया जिस हिसाब से बाकी स्टॉक्स कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आराम से 1250-1300 के टारगेट्स हमने पहले दिए थे। तो ये मेरा वन ऑफ द वर्स्ट पिक्स था पिछले अगर 1.5-2 साल में। मैं रोज देखता हूँ कौन सा स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, तो उनमें से एक ये था। बट यस, नाउ इट लुक्स लाइक कि जिन सेक्टर्स में ये है, जहां चीजें आ रही है और ये नए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, कोटा में है इनका, राजस्थान में भी, और ओवरऑल मुझे लगता है कि ओवरऑल दिस कंपनी इज गुड और यहाँ से चलने के लिए पूरी तैयार। ओके, चलने के हैं तैयार DCM श्रीराम, लेकिन कुछ स्टॉक हैं जो रुकने को तैयार है, क्योंकि वो आ जाते हैं बार बार बैन में, और जब बैन में आ जाता है एक्शन हो जाता है कम। तो आइए, बैन में कौन बाहर आ रहा है, कौन अंदर जा रहा है, कौन कुछ भी नहीं कर रहा है, इन सब की जानकारी लेकर तैयार हैं आशीष बैन से बेनिफिट। जी आशीष बताएं। सर 7 स्टॉक है अभी हमारे पास बैन में, और इनमें से कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसकी पोजीशन 80% से कम हो, तो एग्जिट का तो कोई सवाल नहीं है। लीस्ट पोजीशन जो है वो हिंदुस्तान कॉपर की है, 82.5, 82.5% है, तो ये भी डाउटफुल लग रहा है। वैसे हमारे पास 14 मिनट का अच्छा खासा समय बचा हुआ है, लेकिन मुश्किल है कि बैन से बाहर आ जाएगा। बाकी के जो 6 स्टॉक हैं ये बैन में बने रहेंगे, लेकिन एंट्री करने के लिए आज काफ़ी सारे नाम आ रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो चंबल फर्टिलाइजर 114% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन में, इंडिया सीमेंट 109%, GNFC 103%, और ये इतना आता नहीं है स्टॉक बैन में। लेकिन एस्कॉच यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कल पोजीशन थी 85%, आज 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया, अब 102% हो गई हैं। तो आपके पास 1, 2, 3, 4 स्टॉक ऐसे हैं जो एंट्री करेंगे। आपके पास ऑलरेडी 7 स्टॉक हैं जो बैन में, 11 स्टॉक हो जाएंगे। GNFC, एस्कॉट्स और दोस्तों को और आप बता रहे हैं, इंडिया सीमेंट और चंबल। इंडिया सीमेंट, इंडिया सीमेंट तो आता जाता रहता है। चंबल पहली बार आएगा क्योंकि बायबैक की खबर की वजह से, 8 तारीख को मीटिंग है ना, तो इसलिए पोजीशन उसमें बनना लाजमी है। चंबल, इंडिया सीमेंट, एस्कॉट्स और साथ ही साथ GNFC, ये 4 स्टॉक और आने की तैयारी में, 11 हो जाएंगे। बिल्कुल लिफाफा लेवल वाले नंबर्स आपको बैन में दिखेंगे कल के सेशन में, ये बात तय है। वाह, बहुत बढ़िया, लंबी लिस्ट बनाई है आपने। लेकिन देखो, जहाँ एक्शन वहाँ होना हो, लेकिन एक एक्शन है बाजार के बाहर जो आप देखना सुनना पसंद करेंगे। दीप बताइए। बताऊँ कुछ अच्छी तस्वीरें। अच्छा। और हमारे पैनल पे कहाँ हैं सारे लोग, जरा एक बार अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर ले आए, क्योंकि आपको हम कुछ बढ़िया बीचेस दिखाना चाहते हैं, कुछ अच्छी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं।
पीएम मोदी एक्चुअली लक्षद्वीप के दौरे पर, और वहाँ पे उन्होंने स्नॉर्कलिंग भी की है और कुछ बड़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग तस्वीरें उनके सामने आई है। जरा लुत्फ उठाइए। पीएम मोदी लक्षद्वीप में वहाँ पर वो आप देख सकते हैं एकदम स्नॉर्कलिंग करके आ रहे, क्या जबरदस्त सर। और क्या बढ़िया सी, इतना अच्छा दिख रहा है, ब्लू और साथ ही अच्छे सैंड, प्राइवेट बीच टाइप ना, बिल्कुल अपनी फीलिंग आ रही है इसमें। देखिए बिल्कुल, मतलब ये एक अच्छी चीज़ है जिससे आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को हिंदुस्तान के बाहर बीचेस एक्सप्लोर करने जाते हैं, उनको ये समझ में आएगा कि इंडिया में भी बहुत अच्छी चीज़, मालदीव मॉरिशस से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। बिल्कुल है, बिल्कुल। और कई जगह हैं ये है। तो ये है सारा का सारा। हमने से कुछ अच्छी तस्वीरें आई है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही नई हॉलीडे डेस्टिनेशन बनाना पड़ेगा। एक्चुअली इंडिया में हमारे जो है वो पॉपुलर इसी तरह से होंगे। और देखें, जैसे ये ऐसी तस्वीरें बहुत लोगों को मोटिवेट करती है। सबूत भी है मेरे पास मोटिवेशन का। बताइए। अभी जिन साहब ने मुझे मैसेज कर दिया, अपने भी क्रूज पे लक्षद्वीप चलते हैं साहब। कितने मोटिवेट है जिन साहब, इतने ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं आप, एकदम तस्वीरें देखते थे यार। एक्चुअली ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। मेरी वाइफ रोज बोल रही है, इनफैक्ट मेरे इन लॉज के तरफ से मेरे कई फ्रेंड्स लोग लक्षद्वीप के क्रूज में जा चुके हैं। क्रूज अभी आजकल जाता है बॉम्बे से, तो बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा उनका। तो मैं सोचा कि हमारी जो आउटिंग है और वो जो सारे पैनल को एक बार अगर क्रूज चले जाए तो इससे बढ़िया बॉन्डिंग और इससे बढ़िया समय एक साथ कभी भी नहीं बिता सकते हैं। तो प्लान कर लेना चाहिए। तो आपको तो ससुराल वालों के साथ जाना है ना? अच्छा, ओके। हाँ, जा भी तो अप्रूवल मिलेगी, नहीं तो कहाँ से मिलते थे, वो तो बात से। चलिए बढ़िया। तो ये है आपकी, ओके। तो पूरा एक्शन। आइए 3-20 की स्ट्रैटेजी ले ली जाए। बिल्कुल सर। ठीक ठाक एक्शन है अमेरिकी फ्यूचर्स में, हल्की बढ़त के साथ डाउ नास्डैक फ्यूचर्स इस समय ट्रेड कर रहे हैं अनिल जी। यूरोप में भी ठीक एक्शन बना हुआ है। कच्चा तेल आज ज़रूर थोड़ा ऊपर है, कल भी हमने एक मूव देखी थी यहाँ पर। रुपया आपका 5 पैसे मजबूत बना हुआ है। आई डोंट थिंक कुछ ऐसा बड़ा डेटा आने वाला है। जॉब ओपनिंग्स का एक डेटा आएगा, दूसरा इनके वीकली जॉबलेस क्लेम्स आएंगे। कल ऑफकोर्स इनका ऑल इंपॉर्टेंट दिसंबर जॉब डेटा आएगा। बट उससे पहले बताएं सर क्या करके जाना है। देखिए, दो चीज़ें। बैंक निफ्टी में तो क्लियर कट शॉर्ट्स पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। आप 48,000 के ऊपर ही नहीं, आज का जो हाईएस्ट टारगेट बन सकता था 48,225, उसके आसपास जाकर बंद हो रहे हैं। तो बैंक निफ्टी ने तो करेक्शन पूरा करके फिर से तेजी में आने का पहला संकेत दे दिया है। ठीक है, सो बैंक निफ्टी में तो आप शॉर्ट है तो काट लीजिए, और चाहे तो आप लॉन्ग पोजीशन भी बना सकते हैं एक ही कंडीशन पे कि अगर कल आपको 48,000 मिले, 47,850 मिले तो आप और ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो 48,625 से 47,500 के आसपास तक का करेक्शन बैंक निफ्टी का 1000 पॉइंट 1100 पॉइंट का जो हुआ उसकी भरपाई पूरी की पूरी 700 पॉइंट की हो चुकी है। हाँ, तो इसलिए बैंक निफ्टी क्लियर कट आपको करेक्शन पूरा करके शॉर्ट काटने के संकेत है। अब आइए निफ्टी 21,650 के आसपास। निफ्टी में अभी भी वो संकेत नहीं आया है। निफ्टी में शायद एक दिन आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा करेक्शन पूरा हो गया नहीं या नहीं। इसके लिए कल मेक और ब्रेक का काम करेगा। मिनिमम 21,675 के ऊपर की क्लोजिंग तो आज चाहिए थी, उसके बिल्कुल वहीं जाकर बंद हो रहे हैं, इसलिए वो आपको कन्फ्यूज रखेगा कि अपने करेक्शन पूरा करें। अगर आप तेज़ी की तरफ सोचें तो आप बैंक निफ्टी से सिग्नल लेकर, निफ्टी चूँकि 21,675 के आसपास ही बंद हो रहा है तो आप ये मान के शॉर्ट काट के जा भी सकते हैं। और अगर आप ये सोचें कि नहीं आज हम बिना वजह के ज़्यादा बढ़ गए और कोई ख़ास बात नहीं है, एक दिन हम और इंतज़ार करना चाहते तो वो एक दिन का आपका हो सकता है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि बैंक निफ्टी ने क्लियर कट कंडीशन दिया कि शॉर्ट्स नहीं रखनी चाहिए, काट लेना चाहिए। कल हमने शॉर्ट कॉल दिया भी था तो उसमें हमने इसलिए 48,000 पर एग्जिट करने की राय भी दे दी कि काट लीजिए। निफ्टी पर जरूर आप चाहें तो मैक्सिमम एक दिन और वेट कर सकते हैं। एक दिन और वेट कर लें, ठीक है सर। चलिए, बट आज एक बड़ी मूव की आपको कॉन्फर्मेशन जरूर बाजार में दिखी है। चलिए देखते हैं इसके बाद एक्शन भी आपको कैसा आते दिखेगा। जुपिटर वैगन्स रखिए नजर, रेलवे स्टॉक्स लगातार हमारे फेवरेट रहे। 473 करोड़ का एक फ्रेश ऑर्डर इन्हें मिला है, रक्षा मंत्रालय से ये ऑर्डर मिला है, ये अच्छी खबर आती दिख रही है। सैन्य उपकरण की सप्लाई के लिए इन्हें ऑर्डर मिला है। रेल ऑर्डर से उन्हें मिल ही रहे थे, रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी इन्हें ऑर्डर मिला है। और BEML को भी आपको ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है 329 करोड़ का,
यहाँ पर ऑर्डर मिला है। तो जुपिटर वैगन्स और BEML दोनों पर रखिए नज़र। 473 करोड़ का ऑर्डर जुपिटर वैगन्स को मिला है, 329 करोड़ का ऑर्डर BEML को आपको मिलते हुए दिख रहा है। दोनों ऑर्डर रक्षा मंत्रालय की तरफ से आए हैं। ये इंटरेस्टिंग खबर दोनों स्टॉक्स पर आपको आती हुई दिख रही है। स्टॉक्स में भी एक्शन है। जुपिटर वैगन्स खबर आते ही स्पाइक कर रहा है, 4.5% ऊपर है, और BEML में भी मूव आया है। सुमित जी, जुपिटर वैगन्स के चार्ट देख लीजिए और फिर कुणाल जी आपके पास आता हूं मैं BEML के लिए, बट पहले एक बार जुपिटर वैगन्स बड़ा स्पाइक आ रहा है। सुमित जी, इस पर राय दे दें एक बार। दीपांशु, अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। स्टॉक पिछले 10 दिनों से साइडवेज मूव दिखा रहा था, कंसोलिडेशन मोड में था, और अभी जस्ट न्यूज के बाद स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन रहा है, जिसमें हफ्ते भर का हाई ब्रेक कर रहा है। 330 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे स्टॉक में 340, 350 ये लेवल शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिल सकते हैं। तो जुपिटर वैगन में पोजीशंस होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो फ्रेश खरीदारी करें। कुणाल जी, BEML इसमें भी देख लें सर, ऑर्डर विन के बाद ये भी एक्शन में दिख रहा है। गजब का चार्ट है दीपांशु। लगातार मैं और राकेश जी नीचे के लेवल से खरीदारी की राय देते आए हैं, और अभी भी राय वही है, स्टॉक में लगातार खरीदारी की जानी चाहिए। कोई भी गिरावट डिप मिलता है आपको तो बाय करके चले। मुझे लगता है कि और ऊपर के स्तर देखने को मिलेंगे। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत दमदार है। अभी एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आज के ट्रेड में देखने को मिल रहा है, तो 2800 के संशोधित स्टॉप लॉस से बिल्कुल होल्ड करें लॉन्ग पोजीशंस। ओके, तो ये है आपके लिए BEML, यहाँ पर भी रखनी है आपको नज़र। आइए, नज़र है एम्फी की रीक्लासिफिकेशन आ गई है। साल में 2 बार इनका रीक्लासिफिकेशन होता है, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप की क्लासिफिकेशन आती है। इस बार क्या कुछ बदलाव हुए हैं एम्फी की इस क्लासिफिकेशन में, ये जानते हैं। आशीष हैं तैयार रिपोर्ट के साथ। आशीष, बताइए। ये जो नई कैटेगरीज दीपांशु आई है, ये फेब से लेके जुलाई 2024 यानी इसी साल के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले कंपनीज जो मिड कैप से लार्ज कैप में शिफ्ट होने वाली है, इनका नाम आपको बता देता हूँ। PFC, REC, IRFC, मैक्रोटेक डेवलपर्स, पॉलीकैप, श्रीराम फाइनेंस, यूनियन बैंक, IOB और जियो फाइनेंस इसकी नई एंट्री है, तो यहाँ पर फोकस रखेंगे। इसके अलावा लार्ज कैप से मिड कैप में जो शिफ्ट हो रही हैं कंपनीज, इनका नाम है UPL, अदानी विल्मार, PI इंडस्ट्रीज, IRCTC, बॉश, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, संवर्धन मदरसन और हीरो मोटोकॉर्प। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो स्मॉल कैप से मिड कैप में शिफ्ट होने वाली है, और इनमें अगर आप देखें तो नाम है मजगांव डॉक, सुजलॉन, SJVN, केया इंडस्ट्रीज और एक्साइड इंडस्ट्रीज। मिड कैप से स्मॉल कैप में शिफ्ट होने वाली जो कंपनीज है, बाटा, फाइजर, वर्लपूल, भारत डायनामिक्स, लॉरस लैब, और साथ में अगर आप देखें तो स्मॉल कैप से में जो नई एंट्री हुई है, इनमें कुछ नए नाम है। हुनासा कंज्यूमर्स है, डॉम, सेलो वर्ल्ड, सेंको गोल्ड, मुथूट माइक्रो और गंधार ऑयल। यानी जितनी भी ये नए IPOs आए हैं, ये अभी फिलहाल स्मॉल कैप में नई एंट्री लेंगे। तो ये है आपके लिए कुछ बड़े रिक्लासिफिकेशन जो आपको होते हुए दिखे हैं मिड, स्मॉल कैप और लार्ज कैप कैटेगरी में इस बार एम्फी की लिस्ट में। आइए सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक अभी रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 1129, 1130, 1129 रुपए, 1130 रुपए का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है, स्टॉक तेजी के ट्रेंड में है। पिछले 10 दिनों में स्टॉक में लोअर लेवल से एक अच्छा मूव देखने को मिला है, और अभी मूव यहां से कंटिन्यू होना चाहिए और ऊपर का लेवल देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें। नीचे में जो स्टॉप लॉस बैठ रहा है 1111, बहुत बढ़िया स्टॉप लॉस बैठ रहा है। 1111 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस है। अभी 1131, 30 के आसपास ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1151 पहला टारगेट और 1156 दूसरा टारगेट। तो खरीदारी करें टाटा केमिकल 1151, 1156 के टारगेट्स के लिए। बाकी सब ठीक है, लास्ट में आके गड़बड़ कर दी 1156 में। तो मैं तो बोल रहा था दीप को कि 1151 टारगेट, तो पहला मैंने सोचा सेम निकला। हाँ, मैं सोचा था दूसरा आप 1171 बोलेंगे, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आपने जितना बोला ठीक है, 1156 ही रखते हैं, थोड़ा बढ़ा नहीं सकते, बहुत क्लोज। अनिल जी अगर ऑप्शंस होते ना तो फिर भी कर सकता था। कैश में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 20 रुपया बढ़ाना। अच्छा, ऑप्शन में 20 रुपए बढ़ा सकते हैं? नहीं 20 तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन नियर बाय हो तो एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए करेक्शन। टाटा केमिकल का ऊपर का टारगेट 1151, 1156 का लेकर चले, और ये आपके लिए था सुमित जी की तरफ से। और चलिए ऑल आउट हो गई। ऑल आउट एक विश तो पूरी हो गई। 79, 100 से कम, 100 से कम 79। चाय के बाद का समय रहेगा। लंच का टाइम हुआ है, टी हुआ? अभी तो लंच हुआ है। अभी तो लंच भी नहीं हुआ, फर्स्ट सेशन ही था ये तो। फर्स्ट सेशन ही है ना, ठीक है, तो ठीक, बढ़िया है, बढ़िया।
नीचे से भेजना शुरू करना चाहिए इस बार बैटिंग प्रैक्टिस भी थोड़ी चाहिए। मुकेश कुमार, प्रसिद्ध कृष्णा, फिर सिराज, फिर ऐसे उल्टा चला था। आइडिया बुरा नहीं है, अच्छा आइडिया है एक्चुअली। हाँ, बल्ला बल्ला घुमाने लगे, इधर उधर लेके जाने दो, थोड़े तो रन्स बनेंगे। ठीक है, चलिए फिर शो खत्म होने से पहले ही साउथ अफ्रीका की इनिंग्स खत्म हो चुकी है। 79 टेस्ट मैच जीतने के लिए इंडिया को चाहिए। क्लोजिंग की तरफ चढ़ते हैं। शानदार रिबाउंड आया है। 3 दिनों से भारतीय बाजारों में सुस्ती बनी हुई थी। इस साल में हमने देखा पहले 3 दिन कमजोरी वाले रहे, अब आपके लिए एक बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। बजाज फाइनेंस टॉप गेनर है, बढ़िया अपडेट आया था इसका सुबह। टाटा कंज्यूमर में अच्छी मूव आई है। एनटीपीसी, ओएनजीसी, इंडसइंड, एक्सिस, भारती, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी लाइफ। पॉइंट यह है कि ब्रॉड बेस्ड सेक्टोरल पार्टिसिपेशन है। आईटी फ्लैट था, बाकी सारे सेक्टर्स ने आज की तेजी में पार्टिसिपेट किया। इनफैक्ट निफ्टी की ब्रेथ भी काफी अच्छी थी। 35 स्टॉक्स आपके लिए पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। जो स्टॉक्स गिरे उसमें भी ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। आज थोड़ा फार्मा में मुनाफा वसूली है। डॉक्टर रेड्डी टॉप लूजर था। आईटी जैसे मैंने कहा यहाँ पर कमजोरी है। एलटीआई, माइंट्री, एचसीएल टेक, सुभान जी की शॉर्ट कॉल भी थी इस पर, यहाँ पर थोड़ी कमजोरी है। विप्रो, टीसीएस भी फिसले हैं। एचयूएल कमजोरी में था। बजाज ऑटो कल की तेजी के बाद आज यहाँ पर भी मुनाफा वसूली दिखी। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यहाँ पर आपने जरूर नरमी आते हुए देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आइए। 8% की बड़ी तेजी आई है गोदरेज प्रॉपर्टीज में। इसके साथ ही डीएलएफ और ओबरॉय रियल्टी में भी बड़ा उछाल है। टॉप सेक्टोरल गेनर था आज रियल एस्टेट इंडेक्स। वोडाफोन यहां पर भी टुवर्ड्स द एंड एक जबरदस्त एक्शन आया है। 8% ऊपर आपके लिए वोडाफोन आइडिया भी बंद होते हुए दिख रहा है। इंडस टावर्स में लगातार खरीदारी है, आज भी एक्टिव था। 5% की तेजी दिखी है। हिंदुस्तान कॉपर बैन में है ये स्टॉक, बट बड़ा एक्शन इसमें भी आपको दिखा। 5% की मूव। इंडिया सीमेंट्स यहां पर अच्छी खरीदारी है। कॉनकॉर, यूनाइटेड ब्रूरीज, टाटा पावर, एसीसी, अंबुजा, जीएमआर एयरपोर्ट्स जहां पर आधे % इक्विटी का सौदा भी हुआ था। पीएफसी, आरईसी, एलएनटी फाइनेंस सभी में आपने बड़ा एक्शन देखा है। पीवीआर आइनॉक्स लगातार दूसरे दिन इसमें आज कमजोरी का एक्शन बना हुआ था। नवीन फ्लोरिन, अपोलो टायर्स, आरती इंडस्ट्रीज, एमएनएम, आइशर, टीवीएस मोटर्स, अल्ट्राटेक ये भी काउंटर्स कमजोर थे। साथ ही ग्रैन्यूल्स, मेट्रोपोलिस यहाँ पर आपने कमजोरी देखी है। स्टील अथॉरिटी यहाँ पर भी वीकनेस थी। और चंबल फर्टिलाइजर हालांकि बायबैक के लिए तैयार हो रहा है, बट आज थोड़ी मुनाफा वसूली इस काउंटर में आई है। ब्रॉडर मार्केट्स की तरफ आइए। मिड और स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म किया है, नए हाई लगे हैं। 0.25% ऊपर आपका मिड कैप इंडेक्स था और 1% ऊपर स्मॉल कैप भी रहा। शोभा आज का स्टार था, 15% ऊपर, ऑलमोस्ट 1 पॉइंट पर 20% ऊपर भी स्टॉक दिखा था। सेंचुरी टेक्सटाइल्स, डीसीएम श्रीराम, मैक्रोटेक डेवलपर्स, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, मैक्स हेल्थ केयर, टॉरेंट पावर, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, बॉम्बे बर्मा, ईआईएच, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, प्रेस्टीज एस्टेट, स्ट्राइड्स, चोला इन्वेस्टमेंट ये सारे स्टॉक्स आपको ऊपर जाते हुए दिखे। मैनकाइंड फार्मा में कमजोरी थी, 3.5% का कट। अनुपम रसायन, जेबी केमिकल्स, ग्लैंड फार्मा, रेलटेल, रूट मोबाइल, श्याम मेटालिक्स, गुजरात फ्लोरो और जी शिपिंग यहाँ पर भी कमजोरी देखी। बट अनिल जी शानदार बाउंस बैक दिखा। इस साल की पहली बढ़िया क्लोजिंग आपको बाजार दिखा रहे हैं। डेज हाई के आसपास क्लोज। वो क्लोजिंग भी मतलब दमदार तरीके से, ऐसा नहीं कि कोई ढीली डाली या हल्की फुल्की, बिल्कुल मतलब एकदम कॉन्फिडेंस वाली क्लोजिंग है। 21,675 के बड़े लेवल के बिल्कुल करीब जाकर बंद होते दिख रहे हैं बाजार। और बैंक निफ्टी तो 48,225, लाजवाब, बहुत ही बढ़िया एक्शन बैंक निफ्टी में 525 पॉइंट करा है। मिड कैप इंडेक्स देखिए, माय गुडनेस, 800 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स, क्या गजब, 2%। इसलिए पिछले 2 दिन से हम कह भी रहते हैं कि सेंसेक्स निफ्टी छोड़ दीजिए, अगर आपको डर लग रहा है तो देखिए मत, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर ही फोकस करिए, वो काम भी आता हुआ दिख रहा है। तो बढ़िया एक्शन आपके लिए होता हुआ दिखा है इस वक्त, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। और हर गुरुवार की तरह, भले इस गुरुवार को आपको ज्यादा स्ट्रेस ना हो, लेकिन फिर भी हमारे प्लानिंग पूरी आपका स्ट्रेस दूर करने की है। तो आइए बात दुनिया की, आपका पसंदीदा शो 4:30 बजे वाला, कागज और पेन लेकर तैयार है सारे एक्सपर्ट्स। बताइए, जानना देखना है कि कौन सी है वो स्टोरी जो उनको है सबसे ज्यादा पसंद। इस बार बात दुनिया की में देखिए एक से बढ़कर एक रोचक खबरें। बताएंगे पत्नी का जन्मदिन भूलने पर किस देश में हो सकती है जेल की सजा। दिखाएंगे वो देश जहां मसालों की जगह मिट्टी और रेत का होता है इस्तेमाल। जानिए आखिर क्यों महिलाओं के आंसुओं से पिघल जाते हैं पुरुष। बताएंगे टेस्ला की फैक्ट्री में रोबोट ने क्यों किया कर्मचारी पर जानलेवा हमला। और दुनिया के किस कोने में फैली है ज़ॉम्बी डियर बीमारी जो इंसान को भी बना सकती है ज़ॉम्बी। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर।
ओके, तो ढेर सारी कहानियां आज इस बार की है। वो एक तो ये कि पत्नी का जन्मदिन अगर आप भूलो तो ये हो सकती है वो देश। दूसरा देश ऐसा जहाँ मिट्टी और रेत मसाले का काम करते हैं, आंसुओं से क्यों पिघल जाते हैं पुरुष। ओह, ये तो बहुत ही गजब की शोध हुई होगी इस पर। ये स्टोरी भी है। टेस्ला की फैक्ट्री में रोबोट ने हमला किया इंसानों पर और ज़ोंबी डियर वाली बीमारी। जी, किसको कौन सी पसंद आई है वो बताएं। जी बंसल जी। अनिल जी, वो जो देश जहाँ पर पत्नी का जन्मदिन भूलने पर जेल हो जाती है ना, वो देश पता करना है अनिल जी। और वहाँ जाना नहीं है। कुछ दोस्त अनिल जी, एक दोस्त है मेरा, उसके घर पे उसका उस देश का अनिल जी पता देना है। अच्छा, उसको भेजना है वहाँ पे। नहीं अनिल जी, भेजेंगे तो भाभी जी। अनिल जी, हम कौन है अनिल जी, हम तो कर्म कर रहे हैं अनिल जी। अच्छा, ओके जी। जैन साहब, नहीं, इस बार ये जो शो है इसमें मतलब दो ये नारी प्रधान लग रहा है शो पूरा एकदम। एक तो पत्नी वाला और दूसरा महिलाओं के आंसू वाला। और दूसरा जो महिलाओं के आंसू वाला, ये जो पत्नी का जन्मदिन वाला जो है अनिल जी, वैसे तो इस कंट्री ने ओपन कर दिया है, यहाँ पे भी ऐसा ही। अगर आप बर्थडे भूल के तो दिखा दे क्या होता है। यहाँ लीगली नहीं है ना, वहाँ लीगली है। जी, वैसे इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जैन साहब के लिए, मैं बताता हूँ जी। पहले कुणाल जी। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं भी यही कह रहा था कि अनिल जी भूल के तो दिखाओ अनिल जी जन्म दिवस, तब पता लगेगा आपको भारत ही है वो देश अनिल जी। और दूसरी बात ये अनिल जी, ये जो बात कही गई कि पुरुष पिघल जाते हैं महिलाओं के आंसू देखकर, अनिल जी वो देश कौन सा है जहां इसका उल्टा होता हो, महिलाएं पुरुषों के आंसू देखकर पिघल जाती हो अनिल जी, वो देश ढूंढिए। वहाँ किसको भेजना है पैनल में से? अनिल जी कुछ है ऐसे अनिल जी, दुखी लोग हैं हम में से, वहाँ जाना चाहेंगे अनिल जी। चलो अच्छा, ये बोला कुछ है, एक आध पे नहीं आया, एक से ज्यादा। लेकिन एक चीज है, जो ये जन्मदिन भूलने वाले जो मामला ना, अगर जैन साहब उस देश में चले जाएं तो जैन साहब ये स्टॉक ब्रोकिंग, फंड मैनेजमेंट ये काम करेंगे ना। अच्छा, जैन साहब यही वाला बिजनेस करेंगे। बर्थडे याद रखने की, एनिवर्सरी याद रखने की, तो जो जैन साहब की कलाकारी है, जैन साहब की डिमांड जबरदस्त है भाई। अगर उसके चक्कर में आदमी जेल चला जाए तो जो पैसे मांगे जैन साहब देगा। जैन साहब को बोलेगा भाई, जैन साहब बोलेगा मैं 1 महीने पहले, 7 दिन पहले, 1 दिन पहले, सारे कितने घंटे पहले रिमाइंडर देता रहूंगा मेरी तरफ से सर्विसेज। बहुत बढ़िया आइडिया, नहीं बहुत बढ़िया आइडिया। जैन साहब का मतलब कुछ बिना कुछ किए, खाली आराम से बैठे बैठे दूसरों की बर्थडे याद रखो और कमाई करो। अरे वाह। चलिए, तो ये सारी स्टोरीज जो आप देखना चाहते हैं आज अभी बस थोड़ी देर में आपको देखने को मिलेगी। बात दुनिया की हमारा विशेष शो शाम को मिस मत कीजिएगा 4:30 बजे। आइए बढ़ते आगे। साइबर फ्रॉड को लेकर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि I4C ने बेहद चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक पिछले साल प्रति 1 लाख की आबादी पर साइबर फ्रॉड के 129 मामले रजिस्टर किए गए हैं। ऐसे में आज शाम 6 बजे हम साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर कैसे लगाम लगाएं, इस पर करेंगे बातचीत। और इसी पर हमारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल होगा और उनसे करेंगे हम बात। साइबर सिक्योरिटी अलग अथॉरिटी माफ कीजिएगा, मुक्तेश चंद्र साहब होंगे पूर्व डीजीपी गोवा, अमित दुबे साहब साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, दिराग गुप्ता साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, इन तीनों से बात। अब आइए मनी गुरु। 2023 में सेक्टोरल और थीमेटिक कैटेगरी में जमकर निवेश हुआ। पीएसयू फंड, इंफ्रा फंड, ऑटो फंड में जहां अच्छा निवेश हुआ, वहीं बीएफएसआई, एमएनसी और ईएसजी फंड में थोड़ा पैसा कम आया। 2024 में कहां थीमेटिकल फंड में बनेंगे पैसे, इस पर करेंगे हम बातचीत। नया साल, निवेश बेमिसाल हमारी खास चीज, सेक्टोरल फंड कैसा है ट्रेंड। कीर्तन शाह साहब और विकासपुरी साहब ये दोनों हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे आज शाम रात 8 बजे। हमारी विशेष बुलेटिन इंडिया 360 डिग्री, इस पर आज की कवर स्टोरी बेहद काम की है। आपने अब तक कई तरह के साइबर क्राइम देखे और सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी साइबर किडनैपिंग के बारे में सुना है? अपहरण? जी नहीं। तो सुनिएगा, साइबर किडनैपिंग का नया जाल। आज रात 8 बजे हमारी कवर स्टोरी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये बेहद चौंकाने वाली है। और इस किडनैपिंग में अमेरिका में बच्चों के परिवार वालों से लेकर मतलब उनके रिश्तेदारों से लाखों करोड़ों की फिरौती मांगी जा रही है। साइबर किडनैपिंग, साइबर किडनैपिंग। आज इसी पर हम बताएंगे कि साइबर किडनैपिंग किसे कहते हैं, कैसे होती है, कैसे होती नहीं, वो हम नहीं बताएंगे। कैसे बचा जा सकता है ये हम बताएंगे। हाँ, तो साइबर किडनैपिंग का नया जाल आज रात 8 बजे मिस मत कीजिएगा। ये स्टोरी
तो ये है आज का पूरा एक्शन। चलिए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेहुल कोठारी साहब का, श्रीकांत चौहान साहब का और साथ ही जैन साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। 141 अंक ऊपर 21,658 पर निफ्टी बंद होता हुआ और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी कंधे से कंधा मिलाकर दोनों ही 490 पॉइंट ऊपर बंद हुए। सेंसेक्स भी 490 और बैंक निफ्टी भी 490। आपकी सुविधा के लिए दोनों की क्लोजिंग समान रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स 150 पॉइंट ऊपर और मिड कैप इंडेक्स 780 पॉइंट ऊपर की बड़ी छलांग लगाता हुआ ये कमाल। 2700 शेयर आज मजबूत रहे, 1400 शेयर कमजोर बीएसई पर, 1560 शेयर रहे मजबूत एनएसई पर और 760 शेयर रहे कमजोर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ और हमारे साथ मृत्युंजय तैयार है इसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए कमोडिटी बाजार की तरफ। मृत्युंजय। बिल्कुल सर, और कल की तेज गिरावट के बाद आज बुलियन मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ है। हालांकि रिकवरी बहुत तेज नहीं है कल की गिरावट के मुकाबले, लेकिन दूसरी तरफ कच्चा तेल एक बार फिर से $80 के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। क्या आज क्रूड 80 के लेवल को क्रॉस कर लेगा? क्या शाम के कारोबार में सोने चांदी की तेजी और बढ़ जाएगी?